और काफ़ी लोग को मैं देखता हूँ, काफ़ी चीज़ें करते हैं, पेड प्रमोशन भी करते हैं, उल्टे सीधे प्रमोशन भी करते हैं, फिर उसका जस्टिफिकेशन देते हैं कि नहीं हम तो इन पैसों से फिर सोशल वर्क कर देते हैं, हेल्प करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अगर 4 बुरी चीज़ करके 4 अच्छी चीज़ कर दो तो वो वेस्ट है, बाकी अंत नहीं है इसका। आज कहते हैं ना कि ये सोशल मीडिया ये नंबर्स का भी गेम है। आज 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, फिर मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, कहाँ सेटिस्फाई हो गए लोग। 600 मिलियन वाले भी हैं। सास बहू तो लोग समझते हैं कि एनिमी रिलेशन है, आएंगी तो उनके हर छोटी छोटी चीज़ों पर कमियाँ निकालेंगी, उनके हर एक्टिविटी उनको अच्छी नहीं लगेगी। तो एक जेलस से शुरुआत होती है कि यार अभी तक तो मेरा बेटा मेरा था, अभी एक नई आ गई है, अब ये शायद कंट्रोल कर लेगी पूरे घर को कंट्रोल। तो उसका जो जेलस है वो कब नफरत में बदलता है और कब वो उसको हर चीज़ में बुराई लगती है। अगर वो किसी गेस्ट को पानी भी उठा के दे ना तो लगेगा कि सबको इंप्रेस करना चाहती है, वो पूजा भी करेगी और ढोंग कर रही है, दिखाना चाहती है। तो उसको उसके हर अच्छे चीज़ में भी नेगेटिविटी, और फिर उसको लगता है कि यार मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, अभी मैं इसको बताती हूँ, मैं जाके रोड पे रहूँगी, मुझे नहीं चाहिए घर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मेरा नाम है आंचल दुबे। आप सबका स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में एंड वी आर गोइंग टू टॉक टू तरुण मिश्रा। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इस नाम को ज़रूर सर्च कीजिए। ही इज़ अ सोशल वर्कर। उन्होंने 3,000 से ज़्यादा रेस्क्यूज़ किए हैं और उनके टीम ने तो 12,000 से भी ज़्यादा रेस्क्यूज़ किए हैं। मुझे आज बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करने में, बहुत सारी चीज़ें समझी कि सोशल वर्क में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था सोच के कि कोई सोशल वर्कर क्या करता है पूरे दिन भर में और कैसे उनकी एक्टिविटीज़ होती है, कैसे रेस्क्यूज़ होते हैं। बट उनसे बात करने के बाद लगा कि शायद हम सब ये चीज़ कर सकते हैं, हम सब अपना टाइम दे सकते हैं लोगों को। मुझे ये एपिसोड शूट करने में बहुत मज़ा आया। हमने बहुत सारी बातें की है एंड आई एम श्योर आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी देयर विद अस टिल द एंड। थैंक यू। नमस्ते तरुण जी, वेलकम टू द एडी शो। नमस्ते। आपके लिए बहुत इंतज़ार किया है हमने। आप बहुत बिजी हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल हैं और आप बहुत अच्छी चीज़ में बिजी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप अपना लाइफ ऐसे चीज़ के लिए डेडिकेट कर रहे हैं और आज इस माध्यम के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ आपसे हम पे भी रब ऑफ हो जाए और हमारे लाइफ में भी वो चेंजेस आए। सो वील ट्राई आवर बेस्ट। बिल्कुल, और थैंक यू सबसे पहले कि आपने बुलाया मुझे और आपने नया स्टार्ट किया है। और सेकंड या थर्ड नंबर जो भी है मेरा, तो मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझ रहा हूँ इस चीज़ में। और ऑल द बेस्ट भी कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिससे काफ़ी लोगों को नॉलेज शेयर हो और लोग इससे सीख सकें। बिल्कुल, आपसे ही इंस्पायर हो रहे हैं। आपके पॉडकास्ट से ही थोड़ा कुछ इंस्पिरेशन ले रहे हैं। सही बात है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं उसको आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ब्राइटली डाल रहे हैं और उसकी वजह से आई थिंक आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं बचे। अब इंडिया आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, पर फिर भी अगर कोई बच्चे कुछ रह गए हो तो कुछ अपने बारे में जो आप अपने वर्ड्स में बताना चाहें। कहते हैं अपने बारे में बताना थोड़ा सा अजीब होता है। हमारे लिए तो हम एक नॉर्मल इंसान है। और जहाँ तक आपने कहा कि सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें, तो कहते हैं ना अब टाइम ऐसा आ गया है कि जब इंसान अगर इंसान वाला भी काम कर रहा है जो हर कोई को करना चाहिए और कहीं ना कहीं करते भी हैं अपने लेवल पे, हर कोई करते हैं। अब हमारा ये डिफरेंस है कि चलो हम ज़्यादा लोगों के लिए कर रहे हैं, बल्क पे कर रहे हैं, तो हम उसे दिखाते भी हैं। लेकिन इंडिविजुअल पे आप भी करते होगे, कोई घर पे आता होगा उसकी हेल्प कर देते हैं, तो ये हमारे कल्चर में है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमसे दूर जा रही हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ रहा है। तो सोशल मीडिया एक अच्छा वे है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे है, हर जनरेशन। जो पहले जहाँ पे ये चीज़ें प्रतिबंधित होती थी कि कहीं पे यूज़ नहीं करना है, आज उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप सोशल मीडिया पे आओ। गवर्नमेंट ऑफिसरों को भी इंस्ट्रक्शन मिलता है आप अकाउंट बनाओ, जाओ उनमें रीच में, पब्लिक के बीच में जाओ। तो एक बहुत अच्छा मीडियम हो गया है। तो सब अपने अपने कैटेगरी में कर रहे हैं, जिनके अंदर जिनको जो हॉबी है, जिनको जो अच्छा लगता है। तो मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, तो इसको ही हमने बताया कि चलो जो आज की हमारी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे क्लाइमेट में है, घर में, स्कूल गए, घर आए और ये सब चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं कि हाँ कोई रोड पे भी हो सकता है, कभी ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो जब उन्हें रील्स या सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ दिखता है तो उनके अंदर में ये होता है कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं, तो वो अपनी लाइफ की कदर करते हैं, उनको जो भगवान ने दिया उसकी कदर करते हैं, अपने एटलीस्ट पेरेंट्स की कदर करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे जो उनका चेंजेस आता है। काफ़ी लोगों का कॉल भी आता है कि वीडियो देखे, फिर अपने हम जाके मॉम डैड के साथ काफ़ी देर हमने टाइम एक्सपेंड किया, उनसे बात किया। तो ये एक चेंज है और ख़ासकर वीडियो उसी मकसद से होता है कि हम उसे देख के कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उतार सकें। बिल्कुल। और एक और चीज़ है जो आपके सोशल मीडिया के थ्रू जो मैं पूछना चाहूँगी कि मैंने देखा है ज़्यादातर जब कोई सोशल वर्क करते हैं या कोई भी तरीके का हेल्प वो कर रहे हैं
तो हमेशा एट द एंड ऑफ द वीडियो या ऑल थ्रू आउट द वीडियो एक लाइन पॉपअप होती रहती है कि आप डोनेट करने के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, या आप, पर आपके वीडियो में कहीं ऐसे कुछ भी जिक्र नहीं है। सो आप व्हाट इज द मोटिवेशन फिर इस वीडियो को बनाने का? देखिए, ये चीज़ें एक पर्सनल डिसीजन पे होती है। अब हर किसी का अपना एक तरीका है, तो मैं किसी की चीज़ को बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि जब हम सोशल वर्क करते हैं तो हम अपने मन की संतुष्टि के लिए अपने अंदर से करते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ शुरू की थी तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, और उस टाइम से मैं कर रहा था। 4 शेल्टर होने के बाद मैंने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया। तो मुझे लगा नहीं, मेरा मकसद यही था कि बस लोगों को अवेयर करना है। मैं ये सोचता था चलो आज मैं कर रहा हूँ, इतने बड़े देश के एक छोटे से स्टेट के छोटे से सिटी में मैं कर रहा हूँ, तो पूरे देश में ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ मैं कैसे पहुँच पाऊँगा। लेकिन वहाँ मैं नहीं पहुँचूँगा, ये थॉट पहुँचेगा। कोई देखेंगे वहाँ भी मेरे जैसा कोई तरुण होगा, बहुत लोग होंगे जो इस चीज़ से सीखेंगे, क्योंकि करना हर कोई चाहता है। आप भी कभी जाओगे रोड पे, आपको इंसान दिखे यार इसकी मदद करनी है, लेकिन आपको क्या करूँ, इसको मैं कहाँ ले जाऊँ, किसके पास जाऊँ, क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, तो वो भी हम बता रहे हैं। अब जो भी है कि हाँ, मैंने ये माना कि हम किसी भी लेवल पे, मेरा मानना था कि सोशल वर्क करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी संसाधन है, आपके पास अगर मान लो थोड़ा भी अपना इनकम का आप पार्ट निकाल रहे हो तो कर सकते हो। मेन चीज़ टाइम होता है, आप टाइम देना चाहिए आपको, तो वो मेजर चीज़ है। इसलिए मैंने पैसों को प्रायोरिटी नहीं दिया। फंड के लिए मैंने कभी मैंने अपने वर्ड में बोला है कि डोनेट करें, ये हमारा वीडियो है, ये हमारी लिंक है, कभी नहीं बोला। बस चीज़ों को दिखाता हूँ, आप बस उसको देख के अपने आसपास भी लोगों की हेल्प कर दोगे तो भी हेल्प होगा। फिर भी लोगों का डोनेशन आता है, लोग सपोर्ट करते हैं अपनी मर्जी से, जिनको करना होता है वो कॉल करते हैं, आते हैं, डायरेक्ट लोगों को देते हैं हमारे शेल्टर होम्स पे, तो हो जाता है। तो भी तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि आपको हेल्प करने के लिए किसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें ये करना है, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें वो करना है। आपको जो करना है वो आप उतने में भी कर सकते हो, और फिर जब सही समय आएगा तो कुदरत आपको खुद वो चीज़ करवाएगा जो करना है। इस चीज़ का कोई अंत नहीं है, जितना भी करो, पूरा देश पड़ा है, पूरा वर्ल्ड पड़ा है, आपका ये टारगेट कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हम अपनी सारी चैलेंजेस, सारी प्रॉब्लम, सब चीज़ के साथ कैसे दूसरों की हेल्प करवाएं जो आपके लाइफ से कहीं ना कहीं नीचे है। जो ज़िंदगी आपको मिली है वो उनको अभी तक नहीं मिली है, तो क्यों ना हम अपनी खुशियों में से उनके लिए शेयर करें। तो इसलिए उस चीज़ को प्रमोट, काफ़ी लोग को मैं देखता हूँ काफ़ी चीज़ें करते हैं, पेड प्रमोशन भी करते हैं, उल्टे सीधे प्रमोशन भी करते हैं, फिर उसका जस्टिफिकेशन देते हैं कि नहीं हम तो इन पैसों से फिर सोशल वर्क कर देते हैं, हेल्प करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अगर 4 बुरी चीज़ करके 4 अच्छी चीज़ कर दो तो वो वेस्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। वो एक क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप कहीं किसी के लिए बुरा कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, फिर आप कहीं आके सोशल वर्क कर रहे हो कि नहीं हमने तो ये चीज़ों को यहाँ लगाया, लेकिन वहाँ भी किसी का नुकसान हो रहा है। एक मिडिल क्लास का भी नुकसान होता है, वो भी तकलीफ में होती है। वो ना रोड पे बैठ सकती है, ना किसी को बता सकती है, ना रो सकती है, लेकिन उनकी तकलीफ सबसे ज़्यादा होती है। और वो आप देखोगे डेली लाइफ में कि वो उनके कपड़े से आप नहीं बता पाओगे तकलीफ में, उनके रहन सहन से नहीं बता पाओगे आप तकलीफ में, लेकिन तकलीफ उनके अंदर भी है। उनकी भी जॉब जाती है, वो भी कहीं ना कहीं किसी मजबूरी के कारण कहीं शिकार बन रहे होते हैं कि चलो घर की खर्चे हैं, तो जो डिज़र्व भी करते हैं वो सैलरी उनको नहीं मिलता है, फिर भी वो उसमें सफ़र कर रहे होते हैं कि कभी अच्छे दिन आएंगे। थोड़ी कोई बीमारी या कोई ऐसे परिवार पे आ जाता है, वो पूरा टेंशन में रहते हैं कहाँ से आएगा। जिनको बोलते हैं तो काफ़ी लोग मना करते हैं, तो वो लोग भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो उनको ऐसी चीज़ों को देख के, ऐसे प्रमोशंस दिखा के कि वो एक होप देखे कि नहीं यार ये अच्छा बंदा है, आपको अगर सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है एज अ सोशल वर्कर और वो जगह दी है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें गुमराह मत कीजिए, उन्हें गलत रास्ते पे मत दिखाइए, और जो सही तरीके से वो करिए। और जितने पैसे हैं उसमें आप हेल्प करिए, नहीं है पैसे तो अपने शरीर से करिए। मैं कहता हूँ मुझे हेल्प करने के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है। मेरी जब शुरुआत हुई थी तो मेरे पास खुद के नहीं थे, तो मैं कैसे हेल्प करता, मैं अपने टाइम से करता था। मेरे पास एजुकेशन है ना, मैं 10 बच्चों को पढ़ा दूंगा, रोज 1 घंटा निकालूंगा, सोशल वर्क है। कोई ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, हम पढ़े लिखे हैं, बहुत ऐसे आप देखोगे स्लम में, गरीब बस्तियों में, जिनको गवर्नमेंट की स्कीम भी लेने का नहीं पता है कि आधार कार्ड कैसे बनेगा, हमें मंथली राशन कैसे मिलेगा, हमें वृद्धा पेंशन कैसे, क्योंकि उनको प्रोसेस नहीं पता, उनको ये बहुत बड़ा काम लगता है। लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो उनका प्रोसेस करवाइए। हॉस्पिटल्स में जाइए, काफ़ी लोग देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाद गांव से यहाँ से बड़ी बड़ी बीमारी लेकिन नीचे बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, उनको पता ही नहीं है डॉक्टर से कैसे अप्रोच करना है, फॉर्म कैसे भरें, हमारा नंबर कैसे आएगा, और वो बेचारे किसी किसी को बोलते फॉर्म भर दो। आप वहाँ हेल्प करो ना, आपका टाइम जा रहा है। और जब आप उस चीज़ को पूरे इंटेंशन से, पूरे लगन से करोगे तो वही चीज़ आपको रास्ता दिखाएगा।
आज हम हज़ारों के लिए करते हैं, इसलिए हमें फंड की जरूरत पड़ती है। नहीं तो हम 500 के लिए भी करें, सेटिस्फैक्शन ही तो चाहिए। और ये जितना बड़ा होता है उतना अपना सुकून खत्म होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब सोशल वर्कर से वो कमर्शलाइज हो गए और आप एक कंपनी की तरफ वर्क कर रहे हो। टारगेट, बर्डन, ये करना है, इसको यहाँ एक्सपेंड करना है, यहाँ बढ़ाना है, और कब आप अपने रियल फेस को भूल जाओगे वो पता भी नहीं चलेगा। तो सुकून के लिए काम करना है, जब कुदरत आपको जो डिजर्व करते वो अपने आप देगा। बाकी अंत नहीं है इसका। आज कहते हैं ना कि ये सोशल मीडिया ये नंबर्स का भी गेम है। आज 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 5 लाख, फिर मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, कहाँ सेटिस्फाई हो गए लोग। 600 मिलियन वाले भी है। हाँ, बिल्कुल है। उसके बाद भी जर्नी एंड नहीं होती है। तो फिर ये सब चीज़ों का नहीं है, बस अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करना है। आप अपने काम को देखो ना तो आपको मजा आए, यार क्या किया मैंने, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है। जिस दिन अपने काम में आप खुद की हैप्पीनेस ढूंढने लगोगे ना, वो काम को कोई भी नहीं रोक सकता है। वाह, आप बोल रहे हो ना तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको रोकूं ही ना। मैं आगे क्वेश्चन ना पूछूं, आप ही बोलो और मैं सुनूं उससे। नहीं बिल्कुल, और आज तो आपका अधिकार है क्वेश्चन पूछने का। पर मैं बहुत, आपने जब बातें की ना तो कई सवाल मेरे मन के भी थे जो सोशल मीडिया से और जो इन सोशल वर्क जो करते हैं उससे रिलेटेड थे। कि सही बात है यार, अगर हम करना चाहें, अगर हमारे मन में इच्छा स्ट्रांग है तो हम डेफिनेटली सिर्फ काम करके भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपना टाइम देकर भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। टाइम इंपॉर्टेंट है। पैसे तो बहुत लोगों के पास है, पैसे की इतने लोगों के पास पैसे हैं कि उनको खर्च करने का भी टाइम नहीं है। लेकिन वो इन चीज़ों में नहीं आ पाते क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, उनको समझना, उनको टाइम देना। आज जो वो निकाले हुए भी हैं, ओल्ड एज होम या कहीं पे आप जाके लोगों से बात करोगे तो आधे लोग ऐसे हैं जिनको फैमिली ने टाइम नहीं दिया। पहले की व्यवस्था थी, जो हमारा कल्चर था कि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी 60 साल 70 साल जो किया है उसके किस्से सुनाते थे, उनको मज़ा आता था। आज उनके किस्से सुनने वाले कोई नहीं है। वो 2 वर्ड निकालते, भाई चुप करो ना, वो टाइम गया, तुम क्या बोल रहे हो, ये कर रहे हो। उनको हम धुतकार देते हैं तो उनको वो घर कैद लगता है, क्योंकि उनकी फीलिंग है कि मैंने भी लाइफ में कुछ किया है, मेरी भी सुनो। लेकिन हम उन्हें नहीं सुनते हैं, हम उनसे नहीं गिनते। हमारे टाइम पे सोर्स ऑफ नॉलेज होते थे पेरेंट्स, हमारे स्कूल के टीचर, और हमारे जो घर के बूढ़े बुजुर्ग, वो हमें बताते थे एक ऐसे कहानियाँ कि यहाँ पे ये था, वहाँ पे ये था। आज सोर्स ऑफ नॉलेज है गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। हमने उनको तो सुनना ही बंद कर दिया है। और उनको मेन तकलीफ यही है, बुजुर्गों की कोई आशा नहीं होती है। उनकी डाइट क्या होती है, 1 रोटी 2 रोटी, उससे ज़्यादा नहीं खाते। लेकिन उन्हें जो चाहिए, जो केयर, जो प्यार, जो अपनापन, जो स्पेशल फीलिंग, वो नहीं मिल रहा है उन्हें। और ये मेजर रीज़न है। इसलिए हम देख रहे हैं कि अब हमारे जो आने वाले अभी के समय में संबंध बहुत खोखले हो गए। रिलेशन जैसा कुछ रहा नहीं है, चाहे कोई भी हो, माँ बाप में, बच्चों में, भाई बहन में, छोटी छोटी चीज़ों पे हम तुरंत कट जाते हैं कि ये छोड़ो, ये तो मतलब ही हो गया, ये तो ऐसा हो गया। हम अंडरस्टैंडिंग खो चुके हैं और इसलिए हमारा आज ये टाइम है कि हम अकेले हो जाते हैं। सब लोग, आज मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है। मैं अपने सर्कल में भी जो बुजुर्गों को देखता हूँ, सबको मैं उस पर रिसर्च करता हूँ कि क्यों है। उसमें पता चलता है कि उसमें 50% लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुराने समय, जब उनका अच्छा समय था, उसमें उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, उस समय का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए उनका बुढ़ापा दुखद है। तो आज वो लगता है कि नहीं, हर कोई बच्चे का निकाला हुआ, हर कोई मजबूरी के कारण, हर कोई परिस्थिति के कारण दुखी नहीं होता है। कुछ उसके कर्म भी होते हैं कि जब आप यंग हो, आप अपने सही उसमें हो तो गुरूर में घूम रहे हो, फिजूल खर्च कर रहे हो, ऐश मौज कर रहे हो और अपने फ्यूचर का नहीं सोच रहे हो, अपने आसपास अपने परिवार का नहीं सोच रहे हो, आपने एक सोसाइटी डेवलप नहीं की, कि आपने फैमिली में अच्छा प्रेजेंस नहीं बनाया और आपको लगता है मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। अपना खाते हो, पीते हो, मौज में रहते हो, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हो, सोसाइटी को कुछ दे नहीं रहे हो, किसी दूसरे के लिए कुछ कर नहीं रहे हो। तो जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ता है तब आपको जरूरत पड़ती है, तब आपने कुछ नहीं कमाया, तो जाके आप कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम या ऐसे जगह या रोड पे रहने को मजबूर होते हो। कई लोग होते हैं जवानी में ड्रिंक करते हैं, ये करते हैं, जब तक कमाते सब मिल जाता है, जब शरीर खराब होता है तो फिर ब्रिज के नीचे बैठ जाते हैं। तो वो एक कारण है। दूसरा कारण मैंने देखा है कि ये होता है कि खुद का स्वभाव। कई लोग न परिस्थिति की वजह से दुखी है, न पुराने टाइम में उनके पास सब कुछ है, लेकिन स्वभाव उनका ऐसा है कि वो दुखी हो रहे हैं। घर में बच्चे हैं, बहू हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है। उनके अंदर एक अलग ईगो है कि नहीं, मैं कुछ, मुझे और मिलना चाहिए। जो खुशी है उसमें भी वो कमी ढूंढते हैं कि नहीं, मैं तो बड़ी हूँ, मेरा बहू है। वो शुरू से ही मान के चलते हैं, आजकल सास बहू तो लोग समझते हैं कि एनिमी रिलेशन है। आएंगी तो उनकी हर छोटी छोटी चीज़ों पे कमियां निकालेंगी, उनकी हर एक्टिविटी उनको अच्छी नहीं लगेगी। तो एक जेलस से शुरुआत होती है कि यार अभी तक तो मेरा बेटा मेरा था, अभी एक नई आ गई है,
अब ये शायद कंट्रोल कर लेगी पूरे घर को कंट्रोल, तो उसका जो जेलस है वो कब नफरत में बदलता है और कब वो उसको हर चीज में बुराई लगती है। अगर वो किसी गेस्ट को पानी भी उठा के दे ना तो लगेगा कि सबको इंप्रेस करना चाहती है, वो पूजा भी करेगी और ढोंग कर रही है, दिखाना चाहती है, तो उसको उसके हर अच्छे चीज में भी नेगेटिविटी, और फिर उसको लगता है कि यार मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, अभी मैं इसको बताती हूँ, मैं जाके रोड पे रहूंगी, मुझे नहीं चाहिए घर, मैं जाके ओल्ड एज होम में रहूंगी, मैं इसकी इज्जत खराब कर दूंगी। तो कुछ लोग इस वजह से भी हैं, और कुछ लोग एक्चुअल में हैं कि बेचारे के बच्चे थे, कुछ हादसा हो गया, नहीं रहे, या फिर परिवार ऐसा नहीं रहा, बच्चे हुए नहीं, तो वो लोग एक्चुअल में भी दुखी हैं। तो हम हर परिस्थिति को एक जनरल सिनेरियो से नहीं देखना चाहिए कि हमने भावनात्मक देश में रहते हैं, भारत है, किसी को रोड पे देखा उसके बच्चों को गाली देना शुरू कर देते हैं, कैसी औलाद होगी, कैसे फेंक दे। लेकिन हम परिस्थिति में जाते हैं, कई बार बच्चे भी सही होते हैं, माँ बाप भी गलत होते हैं, कई बार माँ बाप भी सही होते हैं, तो वो एक परिस्थिति जानने के बाद ही हमें निर्णय पे पहुंचना चाहिए। वाह, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मतलब आपने कहा कि उनके कर्म भी इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों में, और हम जब सोचते हैं तो हमारे मन में इमीडिएटली सिर्फ दया आती है कि मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो हमारा कर्म है। आपके मन में अगर दया नहीं है, उन्होंने जो किया, उनको अगर आपने धुतकार दिया, अगर तूने ऐसा किया जा तू सही कर रहा है, तो फिर आप भी उसी कर्म को बो रहे हो। उनने जो किया वो हमारा पॉइंट नहीं है, हमारा ये है कि वो एक इंसान है, आज उसने कर्म किया, वो उसको रियलाइज भी हो रहा है, लेकिन आज तो वो दुखी है, आज तो उसको भूख लग रही है, तो उसका अच्छा करके हम अपना कर्म तो अच्छा कर सकते हैं, या हम उसके कर्म का कैलकुलेशन करें, तो फिर कल को हमारा भी तो कर्म वही हो रहा है ना कि हमने किसी को देख के उसको छोड़ दिया। तो हमें अपना कर्म अच्छा करना है। वाओ, राइट। सो ये बहुत अच्छी थॉट की बात आपने बोली अभी कि हमें अपना कर्म राइट रखना है। और अभी से कभी कभार जब हम कभी रिक्शा में हैं या कहीं गाड़ी में जा रहे हैं और कुछ बच्चे आते हैं मांगने के लिए, तो बहुत गुस्सा आता है कि इनके पेरेंट्स क्या करते हैं यार, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भेज देते हैं, इनके ऊपर दया खा के लोग पैसे भी दे देते हैं, और फिर वो यही उनका दिनचर्या बन गया है, एक लाइफस्टाइल बन गई है इससे। बट अब मुझे समझ में आता है कि शायद हर किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, और हमें हर किसी को अंडरस्टैंड करके अपने कर्म को राइट रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और समझना भी चाहिए। कहते हैं दान करना, और दान को सही जगह पे करना। कई बार हमारा दान दूसरों के जीवन के लिए नरक का काम भी करता है और उनके जीवन को बिगाड़ भी रहा होता है। खासकर आपने बच्चों की बात की, जो हम ऐसे सिग्नल्स पे जाते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं, आजकल ये बहुत ज़्यादा है, हर सिग्नल पे वो पेन लेके आएंगे या कुछ फ्लावर्स लेके आएंगे, हम उन्हें दे देते हैं 100 200 500 जो हमारी इच्छा होती है हम दे देते हैं, और हम खुश होते हैं कि हमने एक अच्छा काम किया, हमने दान किया, और हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। लेकिन हम उसके पीछे देखते हैं कि चलो हमने उसे दिया, हमारे जैसे अगर मान लो हमने 100 रुपये भी दिया, हमारे जैसे अगर 20 लोग भी मिले, 50 लोग मिले, दिन का 1000 रुपये उनका हो जाता है। हाँ, 1000 रुपया मतलब मंथ का उनका 30,000 रुपया। जो उनके माँ बाप हैं वो भी हैं, 3 बच्चे हैं, तो माँ बाप है वो 10-12 हज़ार ही कमा रहे हैं, उनका बच्चा ऐसे 30,000 लेके आ रहा है, तो माँ बाप उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे। आज वो बच्चा है, उसको सिंपैथी मिल रहा है, आपने उसे पैसा दिया, बिल्कुल माँ बाप भी उतना विजन नहीं है कि इनको पढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो भी अज्ञान है। हाँ, तो वो लोग उससे वो काम करवा रहे हैं। लेकिन जब बच्चा वो यंग होता है तो फिर सिंपैथी खत्म हो गई, तब वो आपके पास आएगा तो आप 4 बात कहोगे, हटा कटा जाके काम करना, ये क्यों कर रहा है। तो इतने टाइम में उसने ना कोई स्किल सीखा, ना एजुकेशन लिया, उसने तो मांगा और हमने ही उसको बिगाड़ा। फिर अब जो अनस्किल्ड है, तब वो सोचता है अब मैं कैसे अपना ड्रीम, अब मुझे कैसे कहाँ से पैसा, तो गलत रास्ते पे जाता है, चोरी करने पे आ जाता है, नशा करने पे आ जाता है, छीनने पे आ जाता है, क्योंकि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको जो रास्ता दिखता है वो करता है। तो उसका बीज कहीं ना कहीं हम बोते हैं। वही छोड़ के अगर हम उन्हें नहीं देते हैं या फिर उनको जानते हैं क्या है, उनको प्रॉपर काउंसलर, अब एक बच्चा मान लो निकला रोड पे, वो सबसे मांग रहा है, उसको किसी ने नहीं दिया, तो उसके दिमाग में ये आता है यार मुझे अपना सपना पूरा करना है, मेरे को भी ये गाड़ी में घूमना है, मेरे को भी ये करना है, तो इसका रास्ता क्या है। तो उसका रिसर्चिव माइंड कहता है कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही एक रास्ता है। तो फिर वो ढूंढता है ऐसा एनजीओ कहाँ है, ऐसा ट्रस्ट कहाँ है, ऐसा स्कूल कहाँ है जहाँ पे फ्री में एजुकेशन होगा। फिर वो स्ट्रगल करके पढ़ाई के साथ साथ अपने टाइम को बदलता है। देश में कई उदाहरण हुए, कलाम जी से लेके कई ऐसे लोग हुए, उनकी भी परिस्थिति वैसी ही थी, लेकिन उसने उस परिस्थिति को उस वे में नहीं लिया, उसने उन परिस्थिति के साथ अपने एजुकेशन को बढ़ाया और एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आए। क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि हमने उन्हें पैसे दे दिए, ठीक है, फिर वो अनपढ़ रह गए, फिर उनका नेक्स्ट जनरेशन भी यही काम के लिए तैयार होगा। तो जब तक हम एक को नहीं पढ़ाते हैं, एक को हम नहीं सुधारते हैं, तब तक उनका नेक्स्ट जनरेशन नहीं सुधरेगा। हमने उसी एक बच्चे को एजुकेशन दे दिया, उस बच्चे को पढ़ा दिया और बच्चा इतना काबिल हो गया कि ग्रेजुएट हो गया, जो ग्रेजुएट
पेरेंट्स हैं वो कभी भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो वो उसको एजुकेशन देना सोचेंगे तो उनको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा कि चलो उनका जनरेशन ठीक हो, तभी हम अपने पूरे देश को हम सही कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोग एजुकेटेड हो। तो वो एक बेस ठीक करना हुआ कि एक बच्चा है उसकी पूरी ज़िंदगी बड़ी होती है। डिसेबल में हमने कहा कि चलो एक डिसेबल पर्सन है वो कहीं जॉब पे जाता है तो लोग उसको कहते हैं तू पूरा काम नहीं कर पाएगा, तेरे हाथ पैर नहीं है, तो उसको कम सैलरी देते हैं, 5-6 हज़ार दे दिया। या फिर उसको लोग ऐसे देखते हैं कि यार इसको काम पे रखेंगे ये तो हमारे पे बोझ होगा। तो सब बिजनेस माइंड में लोग प्रैक्टिकल होके सोचते हैं। तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो पढ़ भी लेता है। मैं देखा है जो अच्छे मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री करके भी उनको जॉब नहीं मिल रही है तो उनको हम लोग बिजनेस करके देते हैं कि चलो आप बिजनेस में। तो उनका मैंने देखा जो लगन है, इतनी जगह से ठोकर खाने के बाद वो लोग पूरा टाइम देते हैं अपने बिजनेस को। जहां हम नॉर्मल 8 घंटे वर्क करते हैं वो 12-12 14-14 घंटे अपने दुकान खोलते हैं, सब करते हैं और एक अच्छी लाइफ की तरफ जाते हैं और रिस्पेक्ट से जीते हैं और अपना सारा सपना पूरा करते हैं। बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, शादी करते हैं, गाड़ी लेते हैं और वो सारी चीज़ें वो कर पाते हैं। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन हुआ। कहने का ये मतलब है कि हमें किसी गरीब को इस्तेमाल नहीं करना है। अभी सोशल मीडिया पे चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, लोग काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं। आप काफ़ी चीज़ों में देखोगे हाँ वो गए, उनको बात किए, वो किए, फिर उनका थोड़ा सा जो भी हुआ कर दिया, फिर वो अगले दिन उसी परिस्थिति में है। तो चेंज कहाँ आया उनकी लाइफ वो में? तो कोई फायदे की नहीं हुई। तो वो चीज़ हमें देखना चाहिए कि हम इनके फाइनल सॉल्यूशन की तरफ कैसे काम करें। आज हमारा भी जो आपने जो भी वीडियो देखे होंगे उसमें एक फाइनल सॉल्यूशन होता है कि अगर बुजुर्ग है तो रोड से लिया, शेल्टर होम तक रखा कि अब उनके डेथ तक उनको वहां पे रहने की जगह मिलेगी, उनको प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, सारे फेस्टिवल्स मिलेंगे। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन हुआ। बच्चों है तो बच्चों की पूरी जिंदगी शुरू हुई है तो उसको एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा कल्चर, अच्छे संस्कार ये चाहिए होता है, ये देना होता है। कोई डिसेबल है या किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसको एक कमाने का जरिया चाहिए होता है जिससे वो कमा के स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। तो हमें ऐसे फैक्टर्स पे काम करना जिससे रियल चेंज आए, ना कि हम कुछ कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा तो चलिए हर कोई करता है, तो उसको प्रेजेंट करने की, उसको दिखाने की या उसको उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। सो मतलब ये रिहैबिलिटेशन के तरीके हैं उन लोगों के जो आपके शेल्टर में आ रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम भी किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हम उनकी ऐसी हेल्प करें कि वो आगे से अपनी हेल्प खुद कर पाएं। यस, तो डेफिनेटली। वो या तो चाहे वो एजुकेशन के जरिए हो या चाहे वो किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के जरिए हो या चाहे उनका खुद का बिजनेस सेटअप करने के हो। यस। सो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। सो आप मुझे कोई एक उदाहरण ऐसे दे सकते हैं जो आपके ऐसे कोई सिचुएशन आई जहाँ पर आपने लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, और अब वो आपके शेल्टर में नहीं रह रहे हैं, अब उन्होंने अपना खुद का लाइवलीहुड स्टार्ट कर दिया उसके साथ? ऐसे हजारों उदाहरण हैं। अब मैं एक दूंगा तो वो रहेगा। बहुत खुशी हो रही है। हजारों उदाहरण हैं। कितने फैमिलियों को हम लोग रेस्क्यू करते हैं अभी तक जो पूरे टीम के माध्यम से है, तो करीब 12 से 13 हज़ार लोगों का रेस्क्यू हुआ है। जो मेरे इंडिविजुअल हैं वो 3000 से ऊपर रेस्क्यू है। तो ऐसे करके वो सब आते हैं, फिर लोग जाते भी हैं। कैपेसिटी तो हमारी 3000 की है, तो लोग आते हैं जिनको जो स्टेबल हो गए, उनके वो कमाने लग गए, उनको जॉब मिला, सब चीज़, तो वो अपना रूम रेंट पे लेते हैं, अपना घर लेते हैं, वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, उनकी फैमिली कमाने, अब लगता है कि नहीं अब हम कर सकते हैं, तो वो लोग शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं और ये एक रोटेशन बना हुआ है। कुछ नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं सेट होके, तो ये सब चीज़ चलते रहता है। जो सीनियर सिटीजन में भी है, कुछ नए आते हैं, कुछ की डेथ होती है, कुछ की फैमिली मिल जाती है। क्योंकि हर केस में फैमिली से निकाल कर कोई क्या होता है कि बुढ़ापे में बीमारी के कारण काफ़ी बीमारियां होती है जो भूल जाते हैं हम, अल्जाइमर जैसी, कि हमारा कुछ चीज़ हमें याद नहीं रहता है, वो किसी शहर में खो गए तो हम वीडियो बनाते हैं, उनकी फैमिली 1-2 दिन 3 दिन में मिल जाती है, तो फिर वो फैमिली तक चले जाते हैं। तो ये एक पूरा एक सिस्टम बन गया है और इसमें रोटेशन होते रहता है। नए लोग आते हैं, पुराने लोग का कोई सॉल्यूशन आ जाता है, तो ऐसे करके ये चलता रहता है। वाह, ये कितना अच्छा, सुन के कितना अच्छा लग रहा है। मतलब लोग सोचते हैं कि शेल्टर होम है तो वहाँ पे जाएंगे तो लोग आश्रित हो जाते होंगे, ऐसा हम लोगों के मन में आता है जो जिन्होंने कभी शेल्टर होम में काम नहीं किया या उसमें कुछ किया नहीं है, तो हमें नहीं पता कि उसका होता क्या है। बट दिस इज़ सो नाइस टू नो कि लोग एक्चुअली वापस एक अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं, वो खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। सो इनमें से कोई लोग हैं जो वापस आते हैं आपके साथ वॉलंटियर काम करने के लिए या आपके साथ काम करने लग जाते हैं? काफ़ी लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो जिनका कोई फैमिली नहीं है, एब्सेंस ऑफ फैमिली, और यंग एज में मतलब अकेले हैं, तो शेल्टर में लाते हैं, फिर उनकी स्थिति ठीक होती है, मेंटली वो ठीक हो जाते हैं, सब चीज़ करते हैं, फिर वो लोग उसी जगह पे काम कर, हमने उनको वहीं पे भी जॉब दे रखा है कि वो शेल्टर में ही काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ रेस्क्यू कर रहे हैं। और कहीं काफ़ी लोग तो प्रमोट हो गए कि एक कहते हैं कि वो शेल्टर में रहने आए थे, आज शेल्टर के मैनेजर लेवल तक पहुँच गए। तो
वहाँ से लाइवलीहुड की शुरुआत तो पहले हमें अपने घर से करनी चाहिए। अगर हमारे पास वैकेंसी, हमारे पास जगह है, तो हम पहले वहीं उनको प्लेस करेंगे। फिर वहाँ पे नहीं होता है तो फिर हम उन्हें दूसरी जगह पे ट्राई करेंगे कि चलो कोई, क्योंकि ज़्यादा अनस्किल्ड होते हैं तो कोई अनस्किल्ड वर्क, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, ये सारे एजेंसी वाले हमारे कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो उनको वहाँ जॉब दिला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उनका एक जरिया ढूंढते रहते हैं कैसे होते हैं। काफ़ी ऐसी सिंगल मदर आती है हमारे पास जिनकी कुछ भी कारण से, कि हाँ अभी सबसे ज़्यादा केस जो है अभी जिसको हम लोग दिखाते ही नहीं है वो है सिंगल मदर का। कि शादी के बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं उसके केस काफ़ी ज़्यादा है। हमें दिन में ऐसा 2-4 कॉल तो आ ही जाता है कि हमें आना है, कहीं कहीं से, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, कि हमें आना है, हमें नहीं रहना, पति दारू पी के मारता है, घर में ये होता है। तो ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन वो चीज़ों को हम दिखाने, क्योंकि उसमें हमें थोड़ा सा गाइडलाइन का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी फीमेल का ऐसे इस मैटर में फेस दिखाना, वो करना तो थोड़ा सा तकलीफ वाला होता है। तो वो लोग को ऑफलाइन ही हम लोग डील करते हैं, सर्टन में रखते हैं। फिर कई लोग होते हैं कि नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेते हैं, वो खुद से फिर दूसरी शादी करते हैं शादी.com के माध्यम से, या उनके पेरेंट्स से वो टच करते हैं। बहुत लोग के पेरेंट्स, अब क्या है, कुछ जगह ये है कि पेरेंट्स भी मुँह मोड़ते हैं। हमारे ही देखेंगे अगर ग्रामीण क्षेत्र में कि शादी कर दिया, जो हो रहा है तू जान, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेबस हो जाती हैं फिर बच्चे को लेके कि हमारे बच्चे पे क्या असर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो हम हर चीज़ नहीं दिखा पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें अपने अंडरस्टैंडिंग पे समझना पड़ता है। कुछ लड़कियां होती हैं जिनके साथ कुछ हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ें, तो उसको हम लोग पुलिस के मैटर से, पुलिस के थ्रू सब चीज़ डील कर रहे होते हैं। लेकिन उनके हम फेस को, उनकी चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको सोसाइटी को ही फेस करना है। और सोसाइटी में उस चीज़ को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है कि वो उनको एक्सेप्ट कर ले कि अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ है तो उनको एक रिस्पेक्ट दे। बहुत लोग जज करते हैं कि ये तो ऐसी बातें करते हैं, तो उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ को हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होती रहती है और बहुत बड़ी टीम है। सब लोग का अपना अपना वर्क है, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। आज 22 शेल्टर होम है। हर शेल्टर मैं आपसे वही पूछने जा रही थी कि कितने शेल्टर होम्स हो गए आपके अभी 22 है। बहुत जल्द 23 होने वाले हैं। तो उसकी तैयारी चल रही है और सब जगह पे एक पूरी टीम काम कर रही है। पूरा एक मैनेजमेंट होता है। एक शेल्टर होम अपने आप में एक मैनेजमेंट है। एक शेल्टर मैनेजर, केयर टेकर, सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ पे वॉलंटियर, तो उसका एक अपना इन्वॉल्वमेंट है। तो जो वहाँ के आसपास एरिया सबका वो काम चल रहा है। इस तरह से पूरा पैटर्न है हर शेल्टर होम का, जो अलग अलग लोकेशन पे है। उनके ऊपर एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर जो उन सबको गाइड करता है। फिर जाके आके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन टीम होती है जो फिर उनको वहाँ से सपोर्ट करती है। फिर जाके मेरी बारी आती है। तो मैं तो बस जैसे कहते हैं कि हाँ अवेयरनेस और एक जरिया हूँ। बाकी काम कोई भी बिना टीम के नहीं होता है। बिल्कुल। और आपके हर वीडियोस में भी मैंने नोटिस किया है कि डेफिनेटली आप होते हैं वीडियोस में ज़्यादातर, बट आपकी टीम भी आपके जैसी ही हो गई है। मतलब आई थिंक आपने अपने डुप्लीकेटर्स बहुत तैयार कर लिए हैं जो आपकी तरह बिना हिचकिचाहट के किसी भी सिचुएशन, किसी भी रेस्क्यू में एकदम जैसे आप कूद पड़ते हो चीज़ों में, वैसे वो भी आप कूद पड़ने लगे हैं। बिल्कुल। एज अ फाउंडर, एज अ लीडर, काम करने से ज़्यादा अगर मैं खुद सब चीज़ें करूँ तो मैं 24 आवर में जितना मेरे पास टाइम है उतना ही कर पाऊँगा। और जब हम काम करवाना जानते हैं ना, जब हम लोगों को जोड़ना जानते हैं, लोगों को प्रेरित करना जानते हैं, तब हम कोई चीज़ का बल्क रिजल्ट बना सकते हैं। आज मैं अपनी ऐसी पर्सनालिटी हर जगह खड़ी करूंगा तो मैं पूरे इंडिया में वर्क कर पाऊंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं सिर्फ एक जगह पे कर पाऊंगा। और दिन में क्या एक रेस्क्यू करूंगा, उतना ही करूंगा। मुझे कुछ हो गया, मैं भी तो अमृत तो की घूटी पी के नहीं आया हूँ, कुछ हो गया तो ये सिस्टम नहीं रुकना चाहिए। दैट्स वाई जो हेल्प ड्राइव फाउंडेशन है कि मैं तो बस एक, आज मैं कर रहा हूँ तो मैं हूँ, कल मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग आएगा तो वो करेगा, लेकिन ये नहीं रुकेगा, मेरी लाइफ के बाद भी नहीं रुकना चाहिए। तो उस पैटर्न पे हम लोग वर्क करते हैं। और काफ़ी लोग होते हैं, जैसे अब मैं एज अ फाउंडर, एज अ सब कुछ, मैं उतना ही ग्राउंड पे काम करता हूँ जितना समझो कि एक मैनेजर भी नहीं करेगा। कि मैं उनको खुद उठा रहा हूँ, खुद नहला रहा हूँ, खुद सब कुछ कर रहा हूँ। तो उनमें भी बात होती है, तो उनके अंदर हेजिटेशन खत्म होता है। वो मेरे को कभी ये नहीं बोल सकते कि सर ये कैसे करें हम, ये हमसे नहीं होगा, हम कैसे इसको नहलाएं, हम कैसे इसका बाथरूम साफ करें। तो वो देख रहे हैं कि यार जब वो खुद कर रहा है तो हम उससे ये चीज़ एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। तो उससे भी मेरा एक काम का एक समझ लो कि तरीका ये है कि वो मेरे से कभी ये नहीं बोल सकते नहीं होगा, और कूद कूद के आते हैं करने कि लो हम कर देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ। तो वो एक जोन क्रिएट करना पड़ता है कि हम पहले कहते हैं ना, जब हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो पहले घर से करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अगर किसी और में बदलाव लाते हैं और मैं खुद एक ऑफिस लेके अच्छे से बैठ जाऊं, सिर्फ ऑर्डर्स करूं, मेरे पास इतने स्टाफ है, 160 स्टाफ है, मुझे छूने की भी जरूरत नहीं है किसी को। कितने स्टाफ है? 160। वाओ, सो 22 में 160 स्टाफ है। वाओ, yes. अच्छा। तो मुझे किसी को टच करने की भी जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने पे। लेकिन फिर वो हम बना नहीं पाएंगे उस तरह का, वो वाइब नहीं डाल पाएंगे उनके अंदर जो नए लोग आएंगे। तो इसलिए
मैं करते रहता हूँ और करता रहूँ। और मुझे सबसे बड़ी बात है, मुझे मज़ा आता है। अगर मैं रेस्क्यू नहीं करूँ तो मेरे को लगता है मेरा चार्जिंग खत्म हो रहा है। 2-3 दिन गैप हो जाता है, किसी के रेस्क्यू नहीं हो, किसी की हेल्प नहीं हो, तो मुझे लगता है कुछ मिस हो रहा है और मैं बहुत मतलब डिप्रेशन में जाने लगता हूँ कि नहीं मेरे को जाके पहले रेस्क्यू करना है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। अभी जैसे अवार्ड में ही आऊँ, कुछ में आऊँ, 2-3 दिन बिगड़ता है ना, तो मैं कहता हूँ मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब मैं अवार्ड लेने के चक्कर में अपना काम छोड़ रहा हूँ, मुझे पहले उसको देखना चाहिए। नहीं, क्या करें, समाज की व्यवस्था ऐसी है, सब चीज़ें करना पड़ता है कि अब एक NGO चला रहे हैं तो उसको एक अप्रिसिएशन मिले, तो उससे NGO के लिए ही बेनिफिट होता है। और लोग अभी की जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि लोग जब देखते हैं कोई चीज़ को अप्रूव समझते हैं, तो क्योंकि धोखाधड़ी उनकी भी गलती नहीं है, इतनी ज़्यादा फ्रॉड है, इतना ज़्यादा धोखाधड़ी है, तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, अपने आप को वैलिड प्रूफ करने के लिए भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसीलिए अपने कामों को एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाना, वीडियोज़ बनाना, लोगों को बताना कि ये चीज़ ऐसे हो रही है। ओपन शेल्टर है, कभी भी कोई भी आ सकता है। हमारे शेल्टर पे कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे साथ में कोई जाएगा। हमारे यहाँ कोई आता है, घूम के खुद से चला जाता है, उनके साथ कोई खड़ा भी नहीं होता है। जिससे बात करना है बात करो, जिसके साथ रहना है रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप किया है और इसको धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि सब जगह पे ये बनता जाए। तो मुझे ये जानना था कि आपने जैसे कहा कि आपका शेल्टर जो है वो ओपन है और आपने 22 शेल्टर्स किए हैं, बट आपने कई लोगों को उनके शेल्टर्स बनाने के लिए भी, मतलब इन गुजरात एरिया ऑल्सो आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। आई थिंक इवन मुंबई में भी आपने कई जगहों पर हेल्प किया है जी, राइट। सो और मतलब ऑल टुगेदर आपने अभी तक में कितने शेल्टर होम में आपका योगदान लगा है? देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी में है। काफ़ी हमारे जो ऐसे सोशल वर्कर फ्रेंड होते हैं, भाई होते हैं, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आज लोगों ने मुझे ये प्यार दिया है, मेरे पास जो फॉलोअर्स हैं, मेरी जो रीच है, काफ़ी लोगों तक है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब ये नहीं कि मेरी रीच है तो मैं इकलौता सोशल वर्कर हूँ और मैं ही एक अच्छा काम कर रहा हूँ। आज ये मतलब लोगों का देखने का नज़रिया ऐसा हो गया कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर वो उतना अच्छा, लेकिन ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी लाइफ दे चुके हैं अच्छे काम में, 40-40, 50-50 साल से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नई नॉलेज है, वो नहीं है सोशल मीडिया पे, तो लोग उनको नहीं जान रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं और वो काम नहीं कर रहे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो जब हमारे जैसे लोग होते हैं कि चलो हमें अगर लोगों ने प्यार दिया तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उन सभी अच्छे करने वालों को अपने प्लेटफॉर्म पे ला के और उन सबको सपोर्ट करें, चाहे इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो। इसलिए मैंने अभी जस्ट द रियल हीरोज़ स्टार्ट किया कि जो ऐसे सोशल वर्कर हैं जिनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं तो अभी जस्ट इतना मेरा एज है, ये लोग ने तो पूरी ज़िंदगी दे दी, तो ये क्यों नहीं अप्रिशिएट हो, इनको क्यों नहीं लोग जान रहे हैं। तो मेरे को अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है, मेरे पास इतने ऑडियंस है, मैं जरूर इनको जनवाऊंगा, मैं इनको भी बताऊंगा कि ये वर्क ये लोग कर रहे हैं, आप इनको जानो, इनको सपोर्ट करो। तो तभी एक कम्युनिटी बिल्ड होता है, तभी एक टीम होता है। क्योंकि इंसान काफ़ी चीज़ें फेस करना पड़ता है, कभी किसी को फंड की प्रॉब्लम होती है, कभी किसी को वॉलंटियर्स की प्रॉब्लम होती है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं जब हम इन सब चीज़ों में आते हैं और इन टूल का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का। तो अपने उस चीज़ में भी लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। वाह, सो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कहा जो आपका पॉडकास्ट जो आपने स्टार्ट किया है अबाउट रियल हीरोज़, क्या सो जब मैंने आज आपको बुलाया था तो मैंने सोचा था कि मैं मेरे पॉडकास्ट का टाइटल रखूंगी द रियल हीरो ऑन माय शो, बट यस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने इसमें बहुत साल दिए हैं आपने इस जर्नी को, और अब आप उन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जो लोग आप ही की तरह शायद बहुत सालों से, और उनको सोशल मीडिया इतना ढंग से यूज़ करने नहीं आ रहा है या उनकी उतनी रीच नहीं बन पाई है फॉर वॉट एवर रीज़न। सो इट्स अ वेरी नोबल कॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप ऐसे लोगों को इतना वो फोरम दे रहे हैं। बट मुझे जानना है थोड़ा और आपके पॉडकास्ट के बारे में, मतलब जितनी आपकी लिमिटेशन जो आप शेयर करना चाहो। बिल्कुल, देखिए पॉडकास्ट तो कह सकते हैं कि एक टॉक है जस्ट, कि हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो मैंने अभी तक उसको सोशल वर्कर्स पे ही कंसंट्रेट किया है कि जो भी सोसाइटी के द रियल हीरोज़, उसका नाम भी है कि जो रियल हीरोज़ हैं, जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने काम में इतने मदहोश हैं कि उनको किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, ना उनको नाम चाहिए, ना उनको प्रतिष्ठा चाहिए, ना उनको कोई जाने इसका, वो अपने ही ड्रीम को जी रहे हैं और उसमें वो खुश हैं। उनकी कोई अपेक्षा नहीं है कि हमें ये चीज़ मिले, लेकिन हमारा फ़र्ज़ होता है कि जब वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो उनकी लाइफ से, उनके वर्क से लोगों को प्रेरणा मिल सके। जो हमारी यूथ है, आज के टाइम में यूथ भी काफ़ी सोशल वर्क, पहले सोशल वर्क का मीनिंग होता था कि हम बड़े उम्र के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, अब सब सामाजिक सब खत्म हो गया, मुँह माया से निकल चुके हैं, तो अब हम कुछ समाज के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन आज यूथ भी इस चीज़ में आ रहे हैं, तो
उनको कहाँ से मोटिवेशन मिले कि हम कर सकते हैं, तो उनकी लाइफ से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने इतना जो चैलेंजेस सहा है, जो इतना बड़ा सब सिस्टम बनाया है, जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो उनसे एक प्रेरणा मिले, ये हमारा पहला मोटो होता है। तो उनको लाते हैं, उनकी जर्नी को दिखाते हैं, विजुअल्स भी लेते हैं कि उनके शेल्टर जो भी वो काम कर रहे हैं उसका एक पूरा शूट होता है सिनेमैटिक में, कि हाँ उनके रियल विजुअल्स हम यूज़ करते हैं। फिर जाके उनके बातचीत की, उनकी जर्नी कैसे, उनके चैलेंजेस कैसे हैं, क्या बेनिफिट सोसाइटी को पहुंच रहा है। तो इस तरीके से जो रियल हीरोज़ हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उनको लाके धीरे धीरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो काफ़ी अभी हुए हैं, 5 तो हो गए हैं और आगे और भी है लाइनअप में, तो वो भी धीरे धीरे आते रहेगा और उससे काफ़ी सीखने को मिलेगा। मुझे भी बहुत सीखना, क्योंकि मैं जब बैठता हूँ हर नए हीरोज़ के साथ, तो मैं जब बात करता हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें मिलती है। तो समझो मुझे तो इन सारों का एक कहते हैं कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। तो मेरे भी काम में अभी मेरा उम्र कम है और आगे बहुत लंबी जर्नी है, तो वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो बैठ के बात करने, अब किसी से हम इतनी देर बात करते हैं, उनकी जर्नी सुनते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि अपने डेली के टाइम में शायद हम नहीं सुन पाए, नहीं मिल पाए, लेकिन इस माध्यम से मिल जाता है। आपने जो फर्स्ट आपका स्टार्ट किया था, दैट वाज इन नवंबर 2018, राइट? Yes, yes. सो 2018 से लेके अभी तक आपके 22 शेल्टर्स आपने बनाए हैं। सो जब आपने स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली आप, मुझे नहीं लगता कि आपका इतना बड़ा ड्रीम था। जी। आपने जब स्टार्ट किया था आपका ये होगा शायद हम एक शेल्टर होम बनाते हैं और देखते हैं। सो ये कैसे बनते गया, ये कैसे आगे आगे कैसे होता गया? बिल्कुल, कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं ना तो हमें नहीं पता होता है। इवन मैं सोशल वर्कर बनूंगा ये भी मुझे नहीं पता था, और कोई ऐसी चीज़ हमारे डेली लाइफ पे करते हैं, मुझे अच्छा लगता था लोगों की हेल्प करना, इन सब चीज़ों में टाइम तो मैं कॉलेज टाइम में मैं खुद शेल्टर होम में रहता था और वहाँ से मैं अपना कॉलेज करता था, पढ़ाई करता था। तो जब शेल्टर होम में रहने के साथ मैं उन सब लोगों के बीच में रहता था, उनके साथ बात करना। तो जो एनजीओ ने मुझे रहने की जगह दी थी, तो उनके नाइट ड्राइव्स में जाना, उनके चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। तो जो मेरे सजेशंस होते थे एनजीओ को काफ़ी अच्छा लगता था कि आप ऐसे कैसे, क्योंकि जब हम दिल से कोई चीज़ करते हैं ना तो बहुत हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो वो कर रहा था, बाकी वो अपना काम नहीं था। मैं इंजीनियरिंग का बीटेक का स्टूडेंट था, सोचा था पढ़ के जॉब करूँगा, ऐसा करूँगा, और जो हेल्प है वो अपने नॉर्मल तरीके से करते थे जो हर इंसान करता है। तो वैसे ही करते थे, कोई एनजीओ बनाना, एनजीओ में आगे, ये सब कुछ भी प्लान नहीं था। तो बस वहाँ से फिर यहाँ पे आए काम करने, गुजरात वगैरह में यहाँ काम कर रहे थे। काम करते करते ही ये जो आदत थी वो अपने अंदर थी कि अपना सुकून वहाँ था, काम यहाँ था। तो काम के साथ साथ इन सब एक्टिविटी से जुड़ा रहा। फिर लगा एक शेल्टर, पहला शेल्टर ओपन भी किया था, तो सब टीम ही हैंडल करती थी। मैं बस एक था कि मेरे पास कंसेप्ट था, कैसे काम करना है, क्या करना है, तो अपने उनको गाइड करते थे। मेरा बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता था, मैं रेस्क्यूज़ में जाता था, कोई मीटिंग में जाता था, बाकी मैं अपना काम बिजनेस भी कर रहा था। तो ऐसे करके हुआ। फिर क्या होता है, हम जब कुछ बेस्ट करते हैं ना तो सारा कुदरत हमें उस चीज़ में धकेलने में लग जाता है, तो सारा सिनेरियो बनता जाता है, लोग और मिलते हैं, उस तरह के लोग मिलते हैं, और भी लगता है हमारी चीज़ें ईजी होने लगती हैं, तो हम धीरे धीरे उसमें डेवलप होते जाते हैं। तो इसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता है इसका। आज मेरे से बहुत लोग फ़ोन करते हैं कैसे शुरू करना है, फंड कहाँ से आएंगे, तो पहला क्वेश्चन ही फंड हो जाता है। तो जब आप इस तरीके से सोचोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। फंड आपको तब आएंगे जब आप अपना इनपुट दोगे। पहले कोई भी चीज़ की परीक्षा होती है, तो संघर्ष सबका होता है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, या आपने मुझे देखा या लोग जाने, तो संघर्ष का पीरियड नहीं किसी को दिखता है। और आज भी बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे, मुझसे भी ज़्यादा कर रहे होंगे, लेकिन वो उसका संघर्ष चल रहा होगा। जब उनका वो रिजल्ट का टाइम आएगा तो वो हमारे बीच आएंगे, हम जानेंगे अच्छा ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो हमेशा हमारा संघर्ष अकेला होता है, सफलता में सब हमारे साथ हो जाते हैं। तो वही चीज़ें चलती रही, अपने उसको करें और चीज़ों ने अपने को खींचता चला गया, रास्ते दिखते चले गए, उसको फॉलो करते रहे। बाकी कोई प्लानिंग, मेरे पास कल का भी प्लान नहीं है कि मैं कल क्या करूँगा। मैं सिर्फ प्रेजेंट में जीता हूँ। अभी मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें बेस्ट दूंगा। अभी मैं ऐसे आंचल दिल के साथ बैठा हूँ तो मैं आपके साथ अच्छे से बात करूँगा, इस पल को अच्छा। मेरा ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा ध्यान कहीं और है कि यहाँ से निकलना है, जल्दी निकलना है, मुझे वहाँ जाना है, तो मैं ना यहाँ बेस्ट कर पाऊंगा ना वहाँ पहुँच के बेस्ट कर पाऊंगा। तो जो काम हम जिस टाइम पे कर रहे थे उसमें 100% पोटेंशियल देना, 100% फोकस्ड रहना। हर आदमी, खुशी हम हर चीज़ में ढूंढ सकते हैं, हर आदमी की अपनी एक खुशी होती है। यही इस कमरे में बैठे हर आदमी की अपना अपना खुशी है। आपको ये खुशी होगी कि मैं कितना अच्छे से पॉडकास्ट करूं, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछूं, कितने अच्छे से मैं लोगों को डिलीवर कर पाऊं, तो ये आपकी खुशी है। मेरी खुशी है कि मैं कितने अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, सारे पॉइंट टच हो सके, अच्छा होना चाहिए। यहाँ जो और भी लोग हैं कैमरा में, उनका खुशी होगा कि यार विजुअल्स अच्छे से आने चाहिए, सब प्रॉपर तो आ रहा है ना। ऑडियो वालों का अपना खुशी होगा, एडिटर अपना होगा, यार चलो करते हैं, वो उसने एडिट किया,
वो अगर मिलियंस में चला गया तो वो उसको देख के ही खुश है, उसमें उसका कहीं नाम भी नहीं है, लेकिन वो वीडियो को देख के खुश होता रहेगा, 5 को देखे मैंने एडिट किया इतने में गया। तो हर आदमी का अपना एक हैप्पीनेस जोन है, और वो उसमें अगर अपनी खुशी ढूंढना सीख जाए ना तो वो आगे बढ़ेगा। अगर वो दूसरे में ढूंढेगा कि यार एडिट मैंने किया, शूट मैंने किया, ये बैठ के हीरोइन बन रही है, मेरा क्या, तो वो कंफ्यूज रहेगा। तो वो उसका एम्बिशन वहाँ है, तो वो अपने काम में फोकस नहीं करता। जो टैलेंट भगवान ने उसे दिया है वो उसमें कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। तो कभी भी जो हमारे पास चीजें हैं ना उस पे हमें फोकस करना चाहिए और उसमें हमें बेस्ट बनना चाहिए। हर कैटेगरी में एक बेस्ट होता है, एक बेस्ट क्रिकेटर है, एक बेस्ट सिंगर है, एक बेस्ट एक्टर है, एक बेस्ट बिजनेसमैन है, हर चीज में बेस्ट है। एक बहुत सारे हम छोटी से छोटी कैटेगरी में बेस्ट देखते हैं। एक कबाड़ी का दुकान भी चलाता है, उसमें देखो उसको चला के वो करोड़पति बन गया, क्योंकि उसने अपने बिजनेस को समझा। उसने नहीं सोचा मैं कबाड़ी बेच रहा हूँ, उसने कहा मैं इसको कैसे अच्छा बनाऊं, तो उसने पूरा एक स्क्रैप बिजनेस करके उसको अच्छे से बनाया, बना दिया। राइट। तो हर चीज में स्कोप है, राइट। बस हमें उसे इन्हेंस करना होता है। पेंटिंग में देखते हैं कई लोग पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करके पेंटिंग का कंपनी बनाया, फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, पूरे शहर में पेंट कर रहे हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो आपने अपने एम्बिशन को कैसे जीना है, तो वो आपको जीने का रास्ता ही बताए। सबसे जरूरी है आपका मोटिवेटेड रहना, आपका खुश रहना। आप अगर खुश नहीं हो तो आप ना अभी कुछ कर पाओगे ना बाद में कुछ कर पाओगे। हर टाइम आप स्विच करोगे माहौल और टाइम देख के, क्या अभी ये ट्रेंड में चल रहा है, ये करते हैं, इसमें अपना कुछ होगा। फिर वो करने गए, वो ट्रेंड हट गया, अरे यार दूसरे में कर रहे हैं, गलत जगह हम हाथ पैर मार रहे हैं, तो अपना ये नहीं करना है। तो हम जिंदगी भर राह की तलाश में घूमते रहते हैं। तो जो चीज़ हमें दिल को सुकून दे, हमें देख के अच्छा लगे। हम अपने पॉडकास्ट बना रहे हैं, नहीं आ रहे, 50 व्यू आए, हम अपने पॉडकास्ट को देखते हैं, हमें बड़ा मजा आता है यार हमने कुछ किया। चलो हमारे बुढ़ापा आएगा तो हम अपना वीडियो देखेंगे ना खुद, बहुत अच्छा बनाया था उस टाइम पे, हम पॉडकास्ट कर रहे थे, बड़े अच्छे दिख रहे थे, अच्छा है। खुद के ड्रीम जियो ना, वो जो डिजर्व करता होगा वो कहीं से भी ले आएगा। हमें उसके लिए उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने मेंटल पीस को खोने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। बिल्कुल, यही तो होता है आजकल। सब लोग को दूसरा क्या कर रहा है और दूसरे ने कितना कमा लिया, और कंपैरिजन इतनी ज़्यादा है, और जजमेंट सिर्फ लोगों के लिए नहीं, सेल्फ जजमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि खुशी मिल ही नहीं पा रही है लोगों को, लोग वो सुकून पा ही नहीं पा रहे। सो ये जो आपने बात बोली है बहुत मीनिंगफुल और बहुत फॉलोअर माइंडसेट। अभी ज़्यादातर लोग फॉलोअर्स बन रहे हैं, थिंकर नहीं बन रहे। हमें थिंकर बनना है। हम उसको देखते उसने क्या, अरे अगर ऐसा कोई रोड मैप होता तो इंडिया में हर आईएएस का बच्चा आईएएस होता, हर एक्टर का बच्चा बहुत बड़ा एक्टर होता, हर जो प्रोफेसर डॉक्टर है उसका बच्चा डॉक्टर। उसके पास उसने तो खुद जर्नी तय कि पूरा उसको कंसेप्ट नोट बना के दे देता, भाई ऐसे ऐसे कर हो जाएगा। नहीं होता है। हर किसी का अपना एक एम्बिशन होता है और वो उसी के लिए बना होता है। उसको पहचान के अपनी खुशी को ढूंढना पड़ता है कि हम क्या कर सकते और अपनी जर्नी खुद ही तय करनी होती है। वो कोई और चाहे कितना भी सक्सेसफुल इंसान आपकी कंपनी में हो, आपने अगर उसमें हार्डवर्क नहीं डाला, आपने अपना डेडिकेशन नहीं डाला और अपना पैशन नहीं ढूंढा, सबसे इंपॉर्टेंट। आप जब पूरी बात कर रहे थे तो मैं एक ही चीज़ सोच रही थी कि ये आपका पैशन है, क्योंकि आप जब बात करते हो ना इस सब्जेक्ट के ऊपर, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, वो पता चलता है। और आप उसके साथ साथ में बहुत कंपैशनेट भी हो उस बारे में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप जब अर्लियर स्टेज में थे, आप जब आप बोल रहे हो बीटेक कर रहे थे, सो आपने आई थिंक आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की थी, लास्ट ईयर आपने नहीं कंप्लीट किया था, बट उससे पहले जब तक आप शेल्टर होम में नहीं रह रहे थे और जब तक आपने खुद वो देखा नहीं था, तब तक आपका क्या सपना था? सपने काफ़ी होते हैं और सपने पे हम पूरे भी नहीं कर पाते हैं। तो जब सपने बदलते रहते हैं, और मेरे साथ भी नहीं, अपने साथ भी आप रिलेट करोगे, 10th में कुछ और सपना होता है, 12th में कुछ और सपना होता है, ग्रेजुएट होते होते कुछ और सपना हो जाता है, फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो कुछ और सपना हो जाता है और पता चलता है फाइनली कर कुछ और रहे हैं। तो सपने तो सब देखते हैं, हम भी अलग अलग देखते थे। मुझे इलेक्ट्रॉनिक का बहुत शौक था। जब मैं बच्चा भी था तो घर से निकल के एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाके बैठता था, पूरे दिन वहीं बैठता था। रेडियो कैसे खुल रहा है, टीवी कैसे खुल रहा है, ये सब करना, घर पे आके खोल देना। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत पसंद थे, उनको खोलना, उनके चीज़ों को, डायोड क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, ये तो मैंने 10th क्या 6th में जान गया था कि ये सब चीज़ें कैसे होती है। तो सोल्डिंग में पैसे जमा करके मैंने खरीदा तो सोल्डिंग आयरन, कि मुझे सर्किट सोल्डिंग करना है। तो मज़ा आता था उसमें, उनके साथ करने में, छोटे छोटे गैजेट्स लेके आने में। तो ये सब चीज़ें में, रिमोट कार बनाना, मोटर उधर इधर का उसका खोल के इसमें लगाना, काट पीट के उसका टायर बनाना, ये करना, और चलते तो खुशी मिलती थी। तो अपने को उस चीज़ में बहुत अच्छा लगता था। चीज़ें हुई, आगे बढ़ा, मैंने इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही ब्रांच चूज़ किया था कि नहीं अच्छा इंजीनियर बनेंगे। फिर जब चीज़ आए प्रैक्टिकल लाइफ में, पढ़ाई भी चल रहा था, फिर क्या है सडनली फादर का डेथ हुआ, फाइनेंस नहीं था सेल्फ, क्योंकि मैंने हमेशा से खुद से ही सब कुछ, ट्यूशन पढ़ाना, शेल्टर में मैं अपना जुगाड़ ढूंढ लेता था और मैं कभी दुखी नहीं था।
कोई भी मेरी लाइफ थी, चाहे मैं बच्चा था या मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं दुखी नहीं था। मेरे को लगता था मेरी लाइफ बहुत मौज की है, मैं तो एकदम मस्त हूँ, फ्री हूँ, जो है अपना खाना पीना मिल रहा है, मस्त घूम रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कभी अपने लाइफ से मैंने कंप्लेन नहीं किया। हाँ, फेस था, मुझे लगता था यही ज़िंदगी है, इतनी मस्त ज़िंदगी है, क्या तकलीफ है इसमें। तो वो चीज़ें होती रही। इंजीनियरिंग भी छूटा तो फिर मेरे को लगा यार अब तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई। फिर मैं कहा नहीं हुई तो नहीं हुई, हार्डवर्क की ना शरीर है, अपने हार्डवर्क करेंगे। फिर मैं आ गया, फिर बिजनेस में लग गया उसी जोश में। नहीं तो एक डिप्रेशन होता है कि मेरी पढ़ाई छूट गया, मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करूँगा तो 3 साल जाएगा, फिर कैसे होगा, घर भी देखना है, मम्मी की जिम्मेदारी पर भाई का जिम्मेदारी सब मुझे लेना है। तो एक बहुत बड़ा, तो मैंने कहा नहीं अपने कुछ बिजनेस करेंगे। फिर मामा के पास आया, उनके बिजनेस के साथ जुड़ गया, जाता था हर जगह, ऑर्डर लेके आता था, ट्रक के ट्रक अपने माल उतारते थे, पेटी वेटी उतारने। तो कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं कि मैं बहुत पढ़ाई हमारे कैपेसिटी को बिल्डअप करता है, हमारे सोचने की शक्ति को बिल्डअप करता है। हम अगर पढ़ रहे होते हैं तो देखना आपने जो भी कोर्स में पढ़ा हो, चाहे मैथमेटिक्स का मैं स्टूडेंट था, इतने बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, वो इक्वेशन लाइफ में कभी काम नहीं आते। लेकिन जो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा ब्रेन फाइट कर रहा होता है ना, वो हमारे आईक्यू को डेवलप करता है। और वो आईक्यू किसी भी चीज़ में काम आता है कि आपको पता है, आपने वहाँ पे मैनेजमेंट सीखा, आपने वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने सीखे, आपने वहाँ पे इक्वेशन पे फाइट करना सीखा, आपने अपने ब्रेन को इंगेज करना सीखा, तो आप किसी भी चीज़ में जाओगे तो वो वर्क चल रहा है। ये भी इंजीनियरिंग है, ये भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें काम आती है और हमारा कुछ भी किया वेस्ट नहीं जाता है। आप अगर किसी बैड हैबिट में भी हो ना तो वो भी वेस्ट नहीं जाता है। वो आपको एक एक्सपीरियंस देता है। हाँ। मैं भी काफ़ी बैड हैबिट के बीच में गुजरा हूँ। जब मैं रहा तो मेरी संगति ऐसी हो गई कि मतलब जो देखो जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी संगति वैसी ही होती है। मेरे ग्रुप में जो बच्चे थे वो ऐसे घूमते रहते थे, तो वो ताश के पत्ते चुनते थे, कंचे खेलते थे, होता है तो वो भी मैं भी खेलता था, इकट्ठा करता था, जाड़ भर भर के घर में रखता था। आज इतना हो गया, मम्मी लेके फेंक देती थी। तो ये सारे शौक मेरे भी थे। एक टेनिस ग्राउंड था, वहाँ से बॉल चुन के लाता था, घर में जमा करता था, ये सारी चीज़ें करता था, तो उनके बीच में रहता था। सेल्टर में गया तो एक ऐसी सेल्टर मेरी जो पूरा नशेड़ियों का इलाका था, लोग नशे में घूमते थे, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ब्लेड कर रहे हैं, डरावना जगह था। तो वो फियर निकला उनके बीच में रह के कि इनको डील कैसे करना है। आज उन सब का एक्सपीरियंस ही तो मुझे काम दे रहा है कि मैं हर आदमी के माइंडसेट को समझता हूँ। मैं एक मतलब कहते हैं मेंटली इल पर्सन के पास रोड पे जा रहा हूँ, लोग जाने से डरते हैं कि क्या करेगा, मार देगा, चाकू निकाल देगा, तो पागल है। मेरे को कोई डर नहीं लगता है, मैं अकेला चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो सब चीज़ फेस करते करते आदत हो चुकी है। मुझे पता है वो क्या सोचता है, मुझे पता है एक जो ड्रग एडिक्टेड है वो क्या सोचता है, एक बुजुर्ग क्या सोचता है, एक जो रोड पे घूमने वाला बच्चा है वो क्या सोचता है। तो मैं उसको उसी के माइंड से अप्रोच करता हूँ, इसलिए वो मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं कि नहीं ये हमें समझता है। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं गई। अगर हमने सारी चीज़ों को देखा तो हर चीज़ ने हमें एक एक्सपीरियंस दिया है। बस हमें उसमें खुद को हम अगर ख़राब कर लेते हैं, खुद उसमें बर्बाद हो जाते तो वो वेस्ट है। बाकी हमने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखा ही है। बिल्कुल। सो मुझे एक इसी एक्सपीरियंस के बारे में मुझे आपसे एक बात करनी है, जो आपका एक एक्सपीरियंस था जब आप बहुत छोटे थे, आपने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, जो आप किताबें बेचते थे और धार्मिक किताबें बेचते थे, एंड तब उस टाइम पे एक हादसा हुआ था। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है ना, क्योंकि मैं वो हादसा नहीं डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, आप ऑलरेडी उस बारे में बात कर चुके हैं पहले भी, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने उस चीज़ को सामने देखा जिसे हम लोग टेररिस्ट अटैक बोलते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने उसे कभी देखा नहीं है, हम में सिर्फ उसे देखा भी है तो टेलीविज़न पे देखा है या सुना है ऐसा हुआ और ऐसे लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट हुआ, ये हुआ। आपने उसको अपने आंखों के इतने सामने देखा और आप उसी एरिया में थे उस वक्त। सो मुझे जानना है कि आपका टेररिज्म के बारे में, क्योंकि देखिए एक टेररिस्ट की मानसिकता ये होती है आपके अंदर टेरर पैदा करना, और इस वक्त जो आप मेरे सामने बैठे हो मुझे नहीं लगता कि वो पहुंच पाया वहाँ तक, नो टेररिस्ट की मनोकामना तो नहीं पूर्ण हुई। तो आपके हिसाब से उस इंसिडेंट के बारे में आप क्या सोचते हो और आपको क्या लगता है कि ना क्या निष्कर्ष निकला आपके लाइफ में उसका? देखिए मैं काफ़ी छोटा था और घर की परिस्थिति ऐसी थी कि पापा का जॉब छूट गया था, और मेरा शुरू से ही माइंड, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है ना कि मैं बहुत कम उम्र से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजर मेरा बढ़ गया था, काफ़ी ज़्यादा मुझे शिफ्ट किया गया, घर में भी था तो मतलब मम्मी तक, एक कमज़ोर फैमिली होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं तो लोग सोचते हैं इनको किसके पास शिफ्ट करें, तो पहले मुझे कहीं मामा के पास भेजा, फिर नाना के पास भेजा, फिर वहाँ भेजा। मैं इतना बदमाश था, कहीं सेट नहीं हो पाता था, तो सब जगह मैंने इतना घूम लिया ना उसी टाइम पे। फिर मैं वापस मेरे को लेके कि इसको खुद ही रखना पड़ेगा, तो लेके आए। तो मेरा माइंड बहुत क्रिएटिव था, तो जब ये सब चीज़ छूटी ना मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे किताब बेचते हैं अपने,
तो वहाँ पे सोजी नगर मार्केट में एक जगह है, मंदिर के आगे हनुमान मंदिर है, हम जब एंटर करते हैं वहीं पे है। तो मैं नई सड़क से किताब लाता था, 13 एज थी मेरी, और वहाँ पे आराम से फुटपाथ पे बिछाता था, बेचता था, दिन के 400-500 रुपये कमाता था, मम्मी को देता था, कुछ अपने पास भी रखता था, खिलौने उलौने खरीद लेता था। तो मज़ा आता था, बाकी जो भी दिखता था आसपास में कचौड़ी वचौड़ी खाता था। तो इसलिए तो मैं मौज में रहता था कि मेरे पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी बच्चों को इतना सोचना पड़ता है। तो मैं उस टाइम बहुत खुश था, और फिर मेरे को उसको इन्हेंस करना था, चलो किताब बेच रहा हूँ तो मंगलवार को है थोड़ा प्रसाद बढ़ा दिया, चीज़ें बढ़ाता गया बिजनेस। फिर वही बिजनेस मेरे पापा करने लगे, और मैं फिर गांव चला गया। मेरे नाना जी ले गए कि नहीं, इसका एजुकेशन होना चाहिए। फिर गांव से जाके मैं फिर 12वीं तक बिहार में ही रहा हूँ, और वहाँ पे ही पढ़ाई लिखाई सब चीज़ें की है। तो वो जो आपने हादसा कहा कि बॉम्ब जो अटैक हुआ था, सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उस टाइम पे 5 ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में। तो एक सरोजनी नगर में था, धनतेरस का दिन था, दिवाली का टाइम था, तो कुकर में बॉम्ब रख के वहाँ पे काफ़ी क्राउड था, वो ब्लास्ट हुआ था। तो काफ़ी कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, सेल अच्छा था क्योंकि वो एकदम सीज़न था। तो मैं भी उसमें लगा हुआ था कस्टमर डील में। तो एकदम से ब्लास्ट हुआ, सारे शोरूम जितने थे सबके कांच ब्रेक हो गए, और बहुत सारी पब्लिक की भीड़ ना, मतलब मेरे से वो ज़्यादा नहीं, 200-300 मीटर की दूरी पे होगा, तो पब्लिक की भीड़ भागती हुई आ रही थी। आवाज़ तो हमने भी सुना, हमें तो लगा सिलेंडर फट गया होगा, कुछ फटा होगा, लेकिन बहुत तेज़ी से भीड़ भागती हुई आ रही थी। तो मैं बच्चा था, मैं बहुत एक्साइटिंग वाला था, मुझे जानना था क्या होता है। तो सब इस तरफ भाग रहे थे, मैं उस तरफ भाग रहा था कि जाता हूँ देखने क्या हुआ है। वहाँ गया, भाग के देखा तो बहुत ख़राब मंजर था, किसी का सर किसी कहीं फेंका हुआ है, किसी का उंगली कहीं कट के फेंका हुआ है, वो सारी चीज़ें देखी। तो फिर पूरा पुलिस वुलिस सब आ गया, फायर गाड़ी आ गई, उस एरिया को फटाफट सील कर दिया, पूरा मार्केट को सील कर दिया। कुछ लोग जो एस्केप कर पाए नहीं, तो कुछ लोग वहीं पे स्टक हो गए। घर पे अलग मातम का माहौल है, वो टीवी पे देख रही है, मम्मी छाती पीट रही है कि मेरा लड़का तो वही मार्केट में है, क्या हुआ होगा, कहाँ है, कुछ पता नहीं। तब इतना कोई कम्युनिकेशन, फ़ोन वोन हमारे पास था नहीं। तो ये एक डर का माहौल था। लेकिन मैं आराम से ये सिक्योरिटी के बीच में भी जब मैंने देख लिया, मैं कहीं से निकल के, क्योंकि मैं तो पूरा कहते हैं ना स्ट्रीट चाइल्ड ही था, मेरे को कोई इतना टेंशन नहीं होता था कहीं जाने में, कहीं विदाउट टिकट घूमने में, कहीं ट्रेन में घूमने, ये सब मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात थी। तो मैं अपना कहीं से निकल के घर पहुंचा, आराम से देखा भीड़ भाड़ लगा हुआ है, सब शोक में बैठे हैं, क्या होगा नहीं होगा। मैं अंदर, मैं भी मुंडी निकाल के बीच में देखा, तो देखा मम्मी में, तो मेरे को देखी और फिर सीने से लगा लिया, बोले नहीं नहीं तेरे को कोई काम नहीं करना है, मैं लालच में आके तेरे से काम करवाती थी। मैं कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। वहाँ पे ऐसा वैसा हुआ, फिर मैंने सबको बताया। तो वो एक इंसिडेंट था। तो जो टेररिस्ट अटैक है, कोई भी, ये तो चीज़ें बुरी ही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज ये चीज़ें बहुत हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम, और आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन की वजह से हर जगह कैमरा है, ट्रैकिंग इतना ज़्यादा है, तो चीज़ें बहुत कम हो चुकी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोगों का परिवार जाता है, कई लोग उस जो हादसे के शिकार बनते हैं, उनके ऊपर लाइफ टाइम जो ट्रॉमा रहता है, वो वही उसको सही बता सकते हैं कि क्या उनके ऊपर फीलिंग जाती है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमें भी कोई ऐसे संदिग्ध लोग दिखते हैं, कहीं पे डाउट होता है, तो हमें अपना एफर्ट डालना चाहिए कि हम इनके बारे में जानकारी रखें। कई लोग बिल्कुल भी सोशल नहीं होते हैं, खासकर शहर में ये लाइफ है कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है हमें लेना देना ही नहीं है, हमें जानना भी नहीं है कौन रहता है। तो हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि कौन रहता है, कहाँ से आया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम अगर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं तो चौकन्ना रहना चाहिए, आँख खुला रहना चाहिए, यही एक प्रिवेंशन है। बाकी तो अपनी पुलिस सिस्टम सब काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा एज अ सिटीज़न भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल, तो हमें जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मत घुसो लोगों के घरों में, बट यस इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके आसपास कौन है, कहाँ है, भले स्मार्टली पता करो, बस एक बार इंक्वायरी खत्म हो गया तो रहे। तो आपने जैसे कहा कि आप एक स्ट्रीट चाइल्ड थे, तो हमें अभी सीखना पड़ेगा स्ट्रीट स्मार्ट कैसे होते हैं, ताकि हम अवेयर रह सके इन सारी चीज़ों के बारे में। ऐसा ज़रूरी नहीं है, परिस्थिति सब कुछ सिखाती है। वो मेरा चॉइस नहीं था, मेरी डेस्टिनी थी, मुझे वही करना था तो वो किया, और वहाँ से सीखा। परिवार के अच्छे संस्कार थे तो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुआ। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते थे जो अलग अलग उस उम्र में नशा करते थे, रुमाल में वाइटनर डाल के पीते थे, और सब साथ के ही थे। आज भी आप देखोगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप आसपास में निकलो, अभी मैं रोड पे निकलूंगा, 2-4 बच्चे ऐसे दिख जाएंगे जो हैंकी में रखे हुए हैं, वाइटनर पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग वो सब बच्चों को भी देखते थे, लेकिन हमें वो चीज़ की तरफ नहीं गए, क्योंकि हमारे फैमिली का संस्कार, हमारे माँ बाप का, वो सब भी चीज़ें भी डिपेंड करता है कि हम किसी भी सिचुएशन में रहें, वो चीज़ें हमें फिर वापस पुल बैक कर लेती है और हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देती है। तो चीज़ों को देखा है, लेकिन कभी उसमें गए नहीं, इसलिए आज यहाँ है। पर अच्छा ही है कि आपने उन चीज़ों को देखा है, बिकॉज आज आपके अंदर वो जो संवेदना रहनी चाहिए, जो करुणा रहनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए,
वो इसी वजह से है क्योंकि आपने देखा है उन लोगों को, वो चीज़ करते हुए भी देखा है, उससे भोगते हुए भी देखा है, और अब आप उसका थर्ड स्टेप देख रहे हो कि रिकवर होके नॉर्मल ज़िंदगी कैसे वो जी सकते हैं। वो आपने वो स्टेप सीखा वहाँ से। सो वी आर वेरी प्राउड कि आप ये सारी चीज़ें सोचते हो, और इतनी आसान, मुझे सोचने में ना आपका काम बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और डेफिनेटली है भी डिफ़िकल्ट। जब तक हम कोई चीज़ करें ना, हमें उसकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी नहीं समझ आती है। सो आपके अनुसार आप जितने भी लोगों को अभी देखते हो, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग आपके यहाँ पे आते हैं, जेंडर के लोग आते हैं आपके यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी आते हैं। सो सबसे ज़्यादा अटेंशन, सबसे ज़्यादा प्यार और सेंसिटिविटी से किसके साथ में पेश आना पड़ता है? ठीक है, वैसे तो सबके साथ आना पड़ता है, लेकिन मेरा जो खासकर पर्सनल है, मुझे बच्चे और बूढ़े दोनों बहुत पसंद है। मैं बच्चों से उतना ही अट्रैक्ट होता हूँ बूढ़ों से। मुझे बच्चों का बहुत शौक है, बच्चों के साथ खेलना। मैं अपने शेल्टर पे भी जाता हूँ तो मेरा मैक्सिमम टाइम बच्चों के बीच में होता है। मैं उनके साथ बैठ गया, उनकी बातें सुन रहा हूँ, उनकी जो छोटी छोटी सिली बातें होती है उस बात में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, उसमें मैं भी बच्चा बन जाता हूँ उनकी सब चीज़ में। अच्छा ऐसा है, मेरे पास तो ऐसा है, तेरे पास ऐसा है, ये वो, अपने गए थे स्कूल में सब भैया। तो वो मेरे से इतना कंफर्टेबल रहते हैं कि उनको कहीं फील ही नहीं आता है कि मैं कोई यहाँ पे कोई हेड हूँ, एनजीओ पर्सन हूँ, कुछ नहीं। वो मेरे को देखते ही शेल्टर पे जाता हूँ, सब कूद के भाग के आएंगे। जबकि मैं कम भी जाऊँ तो भी उनका एक अटैचमेंट है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे साथ फुल कंफर्टेबल है। वो अपनी सारी बातें बताएंगे, सब कुछ कहेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, सारी चीज़ें। बुजुर्गों का ऐसा ही है कि एक शेल्टर पे जाते ही स्टाफ तो पहले से भी रहते हैं, मैनेजर भी रहते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन उनकी मेरे से है ना कि थोड़े टाइम का ही प्रेम उनको इतना ज़्यादा लगता है कि नहीं ये अपना सब सॉल्यूशन कर देगा। तो जाऊँगा तो शेल्टर पे जाते ही मतलब कोई नॉर्मल पर्सन देखेगा तो उसको वियर्ड लगेगा, क्योंकि मेरा पहला जो हाफ एंड आवर रहता है वो कंप्लेन का रहता है। हाँ। अब मेरे जाते ही सब शुरू हो जाएंगे, सब दादियाँ मेरे को उधर खींचेंगी, वो उधर खींचेंगी, देख मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा दवा अभी तक नहीं आया है, मेरे को ये खाने में चाहिए होता है नहीं मिला है, मेरे को खाना लेट देते हैं, वो मेरी बात नहीं सुनता है, मेरे को कोई बाथरूम लेके नहीं जाता है, वो पड़ोस वाली है वो एकदम अच्छी नहीं है, वो सबसे पैसे मांगती है, वो ऐसा करती है, वो देख उसने मेरा बोतल ले लिया, वो बार बार मेरी तरफ देखती है, वो उसको बुला के वो दोनों में बहुत ज़्यादा बातचीत होता है, सबकी बुराई करती है। तो एक नॉर्मल टॉक होता है और सबकी चुगली करते हैं। सब मैं सुनता हूँ कामली पेशेंसली, उनको उनके अकॉर्डिंग रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि सबको लेके चलना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसमें ये भी रहता है कि अगर कोई मेरे से ज़्यादा बात करे तो फिर देखो वो ज़्यादा उनका वो ना उनको वो रखती है, पटाखे रखती है, बात करके रखती है। तो ये सब एक ह्यूमन नेचर है। हम जो वीडियो में देखते हैं वो सिर्फ प्यार दिखता है, और किसी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना मतलब होता है कि आप उसका प्यार अगर चाहते हो तो उसका गुस्सा, उसका सैडनेस, उसका डिप्रेशन सब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये हमारे रियल लाइफ में भी लागू पड़ता है। हम पार्टनर्स के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, तो आप चाहोगे हमेशा मेरे ऊपर फूल ही बरसे, हमेशा ये अच्छी अच्छी बातें ही करे, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। और आप अगर रियल किसी को चाहते हो तो आप उसके हर मूड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसमें आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका होता है संबंध को निभाने का। आज संबंध कच्चे होने के कारण ही यही है कि जब चीज़ें अच्छी होती है तो खुश होते हैं, लेकिन जब सिचुएशन खराब आता है कि उसके साथ क्या बीत रहा है, उसके माइंड पे क्या चल, तो वो एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। उसने अगर कुछ बोला तो बस वो कहते हैं नहीं हम क्यों सफ़र करें, हमें नहीं रहना, हमें तो वो मिल नहीं रहा है। फिर हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, उसको तो ऐसा मिल रहा है उसको, लेकिन हम अपनी सिचुएशन को ना सुधारते हैं ना उसको समझते हैं। तो ये सब चीज़ हमें समझने आना चाहिए। बैड फेस, गुड फेस, अच्छाई बुराई, ये सारा एक पार्ट है और हर इंसान इससे युक्त है। कोई भी इंसान है उसके अंदर सारे इंसान के संवेदनाएं होंगे, वो खुश होगा, वो उदास होगा, वो कहते हैं ना गुस्सा भी होगा, उसके अंदर कभी ओवर एक्साइटमेंट भी आएगा, कभी वो डिप्रेस भी होगा। तो वो सब चीज़ सबके अंदर है, हर चीज़ हर आदमी के अंदर है। तो वो सारी चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम ये काम कर सकते हैं। इसलिए इस काम में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। कि एक सिस्टम नहीं है, ये कंपनी नहीं है, बिजनेस नहीं है कि आपने सेटअप कर दिया, रेडी हो गया, ये आउटकम आ रहा है, ये नहीं। आप इसको मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज करना किसी भी एनजीओ को, किसी भी शेल्टर उनको पॉसिबल नहीं है। इसमें आप एक गाइडलाइन नहीं बना सकते। हर परिस्थिति पे आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइडलाइन बनानी पड़ती है, उस सिचुएशन को जान के। आज मैं रोड पे जाता हूँ, आप देखते होंगे वीडियो में, रॉ वीडियो होता है, मैं रोड पे गया, मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, फर्स्ट अप्रोच होता है, उससे बात कर रहा हूँ और बात करते करते वो इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि आके मेरी गाड़ी में बैठ के मेरे साथ चल देता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर आपको कोई आके कहे कि चलो हमारी गाड़ी में घर तक छोड़ देते, आप 50 बार सोचोगे कहाँ लेके जाएगा, क्या करेगा, क्यों जाऊँ इसकी गाड़ी में, ये क्या है, कौन है। तो वो लोग तो रोड पे इतने डरे हुए, तो वो कैसे आ जाते हैं। तो वो हमारा वो होता है अंदर का पॉजिटिविटी होता है कि जब हम आपसे बात करते हैं, जब हम उस
तरीके से बात करते हैं तो हमारे फेस पे, हमारे बॉडी लैंग्वेज पे अपेयर होता है। हमारा टच, हमारा भाव, अगर हम किसी को टच भी करते हैं तो वो टच फील दे देता है ये केयर का है या गलत है, बिल्कुल। और सामने वाले को तुरंत पता चलता है। तो वो हमारे जो थिंकिंग है वो हमारे एक्शन में कन्वर्ट होता है। तो जब हम कहीं पहुंचते हैं, हमारे जो माइंड में पूरी पॉजिटिविटी भरी है तो हमारा एक ऑरा क्रिएट होता है और उसके इन्फ्लुएंस में वो अपने आप अट्रैक्ट होकर चलता चला जाता है कि हमें सही दिशा में ले जा रहा है। तो ये सब चीज़ मैंने बहुत प्रैक्टिकल फील किए कि कोई रेस्क्यू किसी को बोलता है तो आ नहीं रहा है, हमसे आ नहीं रहा है, तो मना कर रहा है, गाली दे रहा है, मैं जाता हूँ चुपचाप आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा मैंने क्या किया, मैं तो जाके नॉर्मल बात ही किया। तो लोग अभी रेस्क्यू एक्सपर्ट समझने लगे, भाई आते हैं तो कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। नहीं, पर ये सचमुच सच तो है कि आप जो रेस्क्यूज करते हो, हम और वीडियोस भी देखते हैं और लोग भी हैं जो रेस्क्यू के वीडियोस डालते हैं, बट आपके वीडियो में ना ऐसे लगता है कि ये बहुत आसान है, पर कुछ लोगों के वीडियो में हमें वो दिखता है, वो कश्मकश, वो जो उस टाइम पे वहाँ चल रही है वो फील होता है। बट आपके वीडियो में शायद क्योंकि आपने वो अटेन कर लिया है वो एक लेवल जहाँ पर लोग आपकी प्योरिटी को महसूस कर पाते हैं उस टाइम पे। वो भी इंसान है, एक कहते हैं मानसिक रोगी, वो भी इंसान है। हम जब तक उसको समझेंगे नहीं, एक लेडीज़ है, मैंने एक रेस्क्यू किया था सेंटा क्रूज से, आपने देखा होगा वीडियो। एक लेडीज़ थी, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, डंडा लेके रोड पे घूम रही है, सबको मार रही है, पेड़ पौधों पे मार रही है, मतलब उसके पास जाना भी एक डेंजरस था। मैं गया, उससे अप्रोच किया तो उसने 2-3 बार मुझे भी डराया। फिर मैंने पुलिस को बुलाया, महिला पुलिस को, फिर क्योंकि हमें महिला को ऐसे हम नहीं ले जा सकते हैं टच करके, बाय फोर्स करके, तो हमने पुलिस को बुला लेते हैं। जब भी हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत होती है पुलिस को बुलाते हैं, वो हेल्प भी करती है। तो बुलाया तो पुलिस वाले बोली, तो मैं बैठ के ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था पुलिस को, तो वो साइड में ही थी, वो बार बार एक्शन कर रही थी मारने का। तो पुलिस वाले भी डर गए, बोले वो आपको मार देगी। मैं कहूँ बिल्कुल भी नहीं मारेगी, मैं यहीं बैठा रहूँगा, वो डराएगी चिल्लाएगी, वो मारेगी नहीं। और वैसा ही हुआ, उसने डराया लेकिन मारा कभी नहीं। तो मैं कहा वो मारेगी नहीं कभी भी, वो उसका अपने आप को प्रोटेक्ट करने का उसने जरिया बनाया। एक लेडीज जब थोड़ा टाइम भी रात हो जाता है तो अनसेफ फील करती है कि हमारे साथ क्या होगा। ये तो पूरे रात रोड पे रहती है, ऐसे लोगों के बीच में रहती है। कितने जो नशेरी ये सब लोग घूम रहे हैं जो ऐसे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है मानसिक है क्या है, वो अपने वासना का, अपनी चीज़ों का उनको शिकार बनाते हैं, वो सब चीज़ वो फेस करती है। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक जरिया बना लेती है और वो उसके हैबिट में आ जाता है कि मैं ऐसे करूँगी तो कोई मेरे पास नहीं आता है, तो मैं ऐसे सेफ रहती हूँ। मैंने किसी को पत्थर मार दिया तो मेरे पास नहीं आते हैं, मैं ऐसे करती हूँ तो नहीं आते हैं, मैं ऐसा वेशभूषा नहीं आते। तो धीरे धीरे अपने आप को, उसकी एक मजबूरी भी तो हो सकती है, और जब उसे कोई केयर करता है, कोई उसे समझता है, तो उनके बिहेवियर में बहुत जल्दी चेंज आ जाता है। हाँ। गाड़ी में बैठने से लेकर शेल्टर में पहुंचने तक तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर खत्म हो जाता है। क्योंकि हर आदमी के अंदर संवेदना होती है, जब उनको केयर मिलता है तो वो समझते हैं कि नहीं यार ये इंसान हमारा अच्छा कर रहा है। एक जब जानवर समझता है तो इंसान क्यों नहीं समझेगा। तो उन्हें हमारा अप्रोच कैसा है वो हम पे डिपेंड करता है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम उनसे वो करें। इतने टाइम के मेरे एक्सपीरियंस में मैं काफ़ी वीडियो लोगों के देखता हूँ, पीट रहे हैं उनको, पागल मार दिए, दौड़ा रहे हैं। यार मेरे को इतने 9 साल हो गए, आज तक कभी नहीं हुआ। एक केस में बस हुआ था, वो भी मीरा रोड में एक बंदे के साथ। तो उसने मतलब मारा भी नहीं, मैं उससे सडन मिला ना तो वो घबरा गया, तो उसने मतलब ऐसे हाथ फेंका मेरे पे, तो मेरे फेस तक आया, मैं पीछे हो गया, थोड़ा सा टच हुआ। वो मेरा एक ही एक्सपीरियंस है अभी तक जिसमें मेरे ऊपर अटैक हुआ है। बाकी कभी आज तक अटैक नहीं हुआ, कितने से कितने भी मेंटली में। तो हमारा अप्रोच भी मैटर करता है, और हम किस तरह से, हम जान रहे हैं उसकी मानसिक स्थिति किस तरह है, तो हम उसी तरह से उसको डील करेंगे ना। तो मारपीट तो ऐसा तो नहीं होगा मार खाएंगे, तो कुछ लोग कुछ ज़्यादा भी कर देते हैं, तो वो चीज़ हमें समझना चाहिए अपने लेवल पे कि नहीं मारेंगे आप, यार वो मानसिक है, आप सही हो, तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप उनकी साइकोलॉजी कैसे नहीं समझ सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ तो जानबूझ के दिखाना चाह रहे हो। हाँ। कि हाँ मुझे मार रहा है, मैं पीट रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, तो वो चीजें दिखती है। जो समझदार इंसान है उसको पता चलती है। हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप ऐसा सिचुएशन बन ही नहीं सकता, आप जान रहे हो कि वो इंसान डेंजर है, वो ऐसा कर रहा है, तो आप उसको उसी वे में अप्रोच करोगे ना। आप 2-3 लोगों की टीम लेके जाओगे, आप अपने प्रोटेक्शन के साथ उनके अप्रोच करोगे, कि आप उसको पूरा मौका दोगे, उसके साथ हाथापाई करोगे, वो आपके साथ सब कुछ कर रहा है और सब चीज आप बड़े आराम से शूट कर रहे हो, ये नहीं होता है। ये चीजें प्रैक्टिकल ही नहीं है। नहीं है बिल्कुल। और अगर ऐसा हो रहा है तो जो आपके साथ में है, जो शूट कर रहा है, वो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्ट करने आएगा उस टाइम। फर्स्ट वही होना चाहिए, और आप ये वो सब चीज होने दोगे, आप भाग रहे हो उसके पीछे, वो भी आपके पीछे भाग रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप उसको चाहोगे यार, वो आप अननोन हो ना, उसके लिए 4 लोग मिलोगे, 4 लोग से आप उसको आराम से पकड़ सकते हो, उसके दोनों हाथ को भी पकड़ा तो वो थोड़ी देर में काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है,
और वो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। अब सोशल मीडिया थोड़ा कंटेंट क्रिएशन लोग डाल देते हैं कि चलो कंटेंट होना चाहिए, लोगों को यही सब चीज़ में मज़ा आता है। हाँ, और वीडियो चलता है तो उनका मोटिवेशन और बढ़ता है राइट। कि अरे भाई ऐसी चीज़ें ही चलती हैं तो अपने और ऐसा करते हैं। करना चाहिए। नहीं, मेरा सब पीसफुल होता है, मेरे पूरे वीडियो में सब मैं पीसफुली करता हूँ। हाँ, बहुत केयरली करता हूँ, बहुत प्यार से करता हूँ। कोई में मार पीट दबोच भागना पकड़ना नहीं, कुछ नहीं होता है। हमें प्यार परोसना है और लोगों के अंदर प्यार ही डालना है। वाह। बाकी बन जाएगा ऐसे तो। हाँ बिल्कुल, और आप जो कर रहे हो वो उसमें आप ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हो कि लोग आपको रोल मॉडल मान के चल रहे हैं, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने काम को हार्ड नहीं दिखाना है। आपने कहा ना कि आप जब वीडियो देखते हो तो आपको लगता है कि वो तो बहुत आराम से हो जाता आराम से है, हो जाता है। तो मैं हार्ड थिंग नहीं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, मैं किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ ये काम करने के लिए कि मैं उसको चैलेंजेस दिखाऊं कि मेरे को तो मार मार के बहुत मारते हैं, हाँ, सही इसमें बात पिट जाते हैं, टांगा तोड़े, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो डरा रहा हूँ, मैं तो फिर महत्वाकांक्षी हो रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही करता रहूँ, दूसरा नहीं करे और लोग मेरी बस प्रशंसा करे, भाई ये ऐसी से हो सकता है, ये तो भगवान है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मेरे को ऐसी जिंदगी नहीं, मैं चाहता हूँ कि भाई सब करें ताकि मुझे भी करने की जरूरत नहीं पड़े, मेरा काम हल्का हो जाए। तो हमें किसी भी चीज को कहते हैं ना धीरे धीरे देना। डोज जो है सो आप एकदम से किसी को ऐसा दिखा दोगे तो आदमी पहले ही पॉइंट पे नेगलेक्ट कि हम तो नहीं कर सकते, बहुत टफ है। तो आप अप्रोच करो, हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, तो हमें किसी को प्यार दिखाना है, प्यार से चलना है। अभी हम रेस्क्यूज पे ही है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या क्या टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्क्यूज क्या क्या होते हैं आपके? रेस्क्यू में बहुत तरह के, कुछ जो ज़्यादा मिलते हैं जो बाय बॉडी इंजर्ड हो जाते हैं। किसी के पैर पूरे सड़ गए, उस पर कीड़े आ गए, क्योंकि जब छोटा सा जख्म होता है, ड्रेसिंग ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर वो बढ़ते जाता है तो पूरे मैगेट्स हो जाते हैं। तो वो केस में हमें पहुंचना और वहाँ पे जो स्मेल और जितना कीड़ा, तो उनको केयर करना कि हम उनको पहले ले जाके किसी तरह हॉस्पिटल पहुँचाएँ, वो कीड़े सारे निकलवाएँ, ड्रेसिंग करवाएँ। ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैं डालता नहीं हूँ, ब्लर कर देता हूँ, बट रॉ वीडियो आप देखोगे तो एकदम ओरिजिनल आपको पूरे हजारों लाखों कीड़े दिखेंगे कि कहते हैं ना इंसान के शरीर को कैसे कीड़े, वो सब चीज़ आपको दिखेगा। तो वो चीज़ें होती हैं और उसको हमें दिखाना सही नहीं लगता है। मैं चाहूँ तो दिखाऊं, लेकिन क्या होता है देखिए, हम फेस करते हैं ना, हमारी हैबिट हो गई है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम उन चीज़ों को सोचते, बहुत लोग क्या है, किस मूवमेंट में कोई खाने बैठा हो, वीडियो सामने आ जाए, कोई कुछ कर रहा हो, किसी का हर्ट उस लेवल का नहीं है कि उस चीज़ों को सहन करे। तो हम ये अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए हम बहुत बहादुर हैं, हम बहुत स्पेशल हैं, ऐसी चीज़ों ने, हमें स्मूथ चलना है। वीडियो चले नहीं चले डजेंट मैटर, काम जो है वो समझ में आ जाता है कि हाँ क्या है, तो उस तरीके से करके स्मूथली। तो ये सब चीज़ चैलेंजेस आती हैं ज़्यादातर मेडिकल वाले केसेस में कि हाँ वो कुछ इंजरी, क्योंकि उनको ड्रेसिंग करने रिकवर करने में 5-6 महीने तक जाते हैं। रेगुलर डेली ड्रेसिंग करना पड़ता है, तब जाके उनका धीरे धीरे डेवलप होता है, स्किन आती है उस पर, तो उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। दूसरा क्या होता है कि अपने जो ओल्ड एज, ज़्यादातर एज वाले जो लोग होते हैं, रोड पे रहते हैं, तो उनका बॉडी बहुत वीक हो जाता है। खाना वगैरह नहीं मिलता है, बहुत पतले, क्योंकि फिर उनकी ये हालत होती है कि उनको तुरंत खाना हम देते भी ना, नहीं खा पाते वो, थोड़ा 1 बाइट लिया 2 बाइट लिया, क्योंकि खाने नहीं खाते खाते उनका खाने का कैपेसिटी कम हो जाता है, उनका पेट पूरा बैठ जाता है। हाँ, वो नहीं खाते हैं, तो उनको वो धीरे धीरे सही करना, स्ट्रेंथ लाना, तो वो चीज़ में थोड़ा सा जाता है। और बुजुर्गों में मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं, तो शेल्टर पे आने वो तो वीडियो तो 10 मिनट में ख़त्म हो गया या 1 मिनट में ख़त्म हो गया, लेकिन शुरू होती है वहाँ से काम कि शेल्टर पे आ गए, उसके बाद उनका पूरा हेल्थ चेकअप, उनका रूटीन जो मेडिसिन है, उनका डेली दिनचर्या, कुछ डाइपर पे हैं, उनका डेली डाइपर चेंज करना, उनको वॉशरूम कराना, तो लोग एक पेरेंट्स को करने में इतने परेशान हो जाते हैं, वहाँ इतने ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ प्रॉपर मैनेज हो सके, तो वो बिहाइंड द सीन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा है कि अब शेल्टर्स चला तो रहे, मैं इकलौता पर्सन हूँ, मैंने एक मैन पावर हायर किया, स्टाफ रखा, मुझे कैसे पता होगा कि वो उनको खाना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो उन्हें बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो सब चीज़ का ट्रैकिंग रखना, तो काफ़ी मैंने उस तरह का एक सिस्टम बनाया हुआ है, अपना इन्वॉल्वमेंट बनाया हुआ है कि मुझे कोई भी चीज़ पता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे किसी सेंटर पे कुछ होगा, वहाँ के मैनेजर से पहले मुझे रिपोर्ट हो जाता है, मैं फ़ोन करता हूँ मैनेजर को, जाके देखो वहाँ पे उस फ्लोर पे ये हुआ है। तो सर आपको कैसे पता चलता है, कब चीज़ें जुड़ी हैं, तो सब चीज़ का तरीका है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चलती है, तो एक वे बनाना पड़ता है, एक मेथड बनाना पड़ता है कि हमारी नज़र उन सब चीज़ों पे रहनी चाहिए, हमारा ध्यान हर चीज़ पे होना चाहिए। तो ये एक चैलेंजिंग होता है कि उनके लाइफ एंड तक, जब खासकर जब ज़्यादा उम्र होता है, ज़्यादा बीमारी बढ़ता है, तो पूरे बेड पे हो जाते हैं, टॉयलेट बाथरूम, उसके लिए स्टाफ नहीं मिलते हैं, उस तरह के लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये 24/7 का केयर है। कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, मुझे शेल्टर पे रहना पड़ता है। मैं हर फेस्टिवल शेल्टर पे मनाता हूँ, घर छोड़ के।
क्योंकि मुझे लगता है घर पे 1-2 लोग नाराज़ होंगे ना। हाँ। यहाँ पे इन लोगों के साथ मनाऊंगा तो इनकी लाइफ में खुशी आएगी कि हमारा कोई अपना है, राइट। और उनकी खुशी मुझे ज़्यादा कीमती लगती है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नाराज़ कर देता हूँ। तो ऐसी लाइफ होती जाती है, हमारी प्रायोरिटीज़ बढ़ती है और थोड़े से हम कठोर भी हो जाते हैं। हाँ। जब ये सब चीज़ फेस करते करते अपने में भी एक चेंज आता है जो बहुत धीरे धीरे आता है, हमें पता नहीं चलता, हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारी सेंसिटिविटी कम होती जाती है। हम जैसे पहले एक नॉर्मल लोग प्रिटेंड करते हैं कोई चीज़ पे, अच्छा ऐसा हुआ, हम नहीं कर पाते हैं, हमारे आँख में आंसू नहीं आते, हमें ज़्यादा दुख नहीं होता है। कोई दुखी आदमी आके दुख सुनाता है तो हमें लगता है इसका दुख तो कुछ है ही नहीं, हाँ, क्योंकि तो हम उसको लाइटली लेने लगते हैं, फिर उसको हम डांट वाट देते हैं, क्यों ऐसे चिल्ला रहा है, चल तेरे को दिखाता हूँ, ये देख, उनको देख, तेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। तो उसको लगता है समझ नहीं रहा है ये चीज़। तो एक अपने अंदर भी बिहेवियर चेंज आता है। कोई भी चीज़ आप बार बार कर रहे हो तो आप कंपैरिजन में आ जाते हो। फिर आपको कोई छोटा मोटा भी कोई आता है प्रॉब्लम मेरे पास, तो मैं उसको देख के इमोशनल नहीं होता, मैं कहता अच्छा प्रॉब्लम है ये, इसका ये सॉल्यूशन होगा, ऐसे कर देते हैं, इनको यहाँ रख दो, वो कर दो, ये ट्रीटमेंट करा दो, ठीक हो जाएगा बस। तो ये एक प्रोसेस की तरह होने लग गया है अब। अच्छा। हाँ, कुछ भी आता है, अब शेल्टर है, इतने सारे लोग हैं, तो किसी का डेथ होता है, कुछ होता है, फ़ोन आता है, सर इनका डेथ हो गया, ये रीज़न, तो मैं अच्छा डेथ हो गया, कोई बात नहीं, पुलिस बुला लो, पंचनामा करा के पीएम करा के उनका डॉक्यूमेंट फाइल कर देना, उनका अच्छे से क्रिमिनेशन कर देना। तो ये जवाब होता है। हाँ। तो कब हम प्रैक्टिकल होते जाते हैं चीज़ों को, रोज रोज वही चीज़ें, पहली बार कोई डेथ हुआ तो इमोशन हुए, 2-3 दिन तक घूमता रहे, वो दादा को लाए थे, साथ में थे, अभी नहीं रहे, अब ये रोज का रूटीन है। तो अपने बिहेवियर में भी धीरे धीरे चेंज आने लगता है। बट आई थिंक ये चेंज भी एक तरह से रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे तो जो आपको चाहिए वहाँ पे स्ट्रांग होना उन लोगों के लिए, और जब आप रेस्क्यू कर रहे हो स्पेशली, तो आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। क्योंकि अगर मेरे जैसा कोई इंसान जाएगा, मैं बहुत रोतड़ी हूँ, तो मैं तो कुछ किसी का थोड़ा सा देखा तो मैं रोने लग जाती हूँ। अगर मेरे जैसे इंसान जाएगा रेस्क्यू के लिए, तो वो वहाँ बैठ के उनकी कथा कहानी सुन के खुद भी रो के, उनसे बुरा हालत तो मेरा हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जैसा कोई हो जो स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो, जो उसको मैनेज भी कर पाए। स्ट्रांग बन जाते हैं, होता कोई नहीं है। मैं भी ऐसा ही इमोशनल, मेरे अंदर भी वो सारे ऑर्गन्स हैं जो आप में, तो कोई किसी का स्पेशल कैटेगरी नहीं होता है। इंसान एक रॉ इंसान ही जन्म लेता है, फिर उसके अंदर जैसे जैसे फीचर्स डाले जाते हैं, जो परिस्थिति से वो गुजरता है, तो वो चीज़ उसके अंदर इनबिल्ट होती जाती है। तो हम भी जब ये सब चीज़ों को देखते रहते तो स्ट्रांग हो जाते हैं। अब काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल हैं चीज़ों के कि आपके रिलेशन में भी कभी लाइफ में ये होता है कि एक बार पहली बार कोई हादसा होता है, रिलेशन टूटता है, आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत रोता है, धोता है, टेंशन करता है, उसको लगता है मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी बार होता है तो उससे थोड़ा स्ट्रांग बिहेव करता है, अच्छा ये तो पहली बार भी हुआ था, तो भी दुख होता है। तीसरी बार होता है तो कहता है अच्छा ये तो होता ही है, चौथी बार तो पहले से ही मान के चलता है ऐसा होगा, ठीक है। तो ये हर चीज़ में है, प्रैक्टिस होते होते ये होता है। और हमें इसलिए बच्चों को अपने फैमिली में भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल फेस करने देना चाहिए, दिखाना चाहिए। हम बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और हमें ये लगता है हमने जो लाइफ जी है उसको नहीं जीने देंगे, हम उनको खुशी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा चाहना हमारा मोह है, और हम कुछ चाह के हम खुद खुश कर रहे हैं अपने आप के लिए, हम उनके लिए अच्छा नहीं कर, उसको वंचित रख रहे हैं उस चीज से, वो स्ट्रगल से उसका कैरेक्टर डेवलप और उसने देखा नहीं और फिर वो ऐसा प्रिटेंड करेगा तो आप कहोगे तो बिगड़ गया। तो भाई आपने उसको देखने नहीं है, सुधरने कहाँ दिया, आपने खुद स्ट्रगल किया, गांव से सब कुछ छोड़ के आए, कमाए, सब जगह घूमे, ठोकरे खाई, सब कुछ बनाया, और जब बन गया तो कहते हैं मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं, इसको तो ये तो एकदम 4 व्हीलर में जाएगा, 5 स्टार में रुकेगा, इसके स्कूल तक इसके पैर में सब ब्रांडेड होना चाहिए, इसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी खुशी जी रहे हो, आपने जो स्ट्रगल किया ना, आप उसका फल उसमें ढूंढ रहे हो। आप उससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट होता, कहते हैं ना प्यार और मोह सुनने में एक लगता है, दो होता है। मोह होता है जिसमें आप अपने लिए जी रहे हो, मेरा बच्चा ऐसे रहेगा, चलो भाई देखो उसने अपने बेटे को ये फैसिलिटी दी है, देखो उसका लड़का ये है, तो आप अपना नाम सुनना चाह रहे हो, ये आपका मोह है। लेकिन जिस दिन आपने उसको क्या कि हाँ उसको आपने तपना सिखाया, जलना सिखाया, और उसके नाम से आपको बोला जाए कि नहीं ये उसके फादर है, ये उसके फादर, तो ये आपका प्यार है। तो ये होना चाहिए। आप इतने नहीं हो जाए तो, और हम कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों के भी असर हैं, जो आज वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, ये सब तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी ट्रेनिंग में कमज़ोर हैं, हम महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं और अपने कर्तव्य से दूर भाग रहे हैं। तो ये समाज आ रहा है, अब जो समाज आ रहा है उसको बदल नहीं सकते हैं, इसी में हम धीरे धीरे चाहेंगे कि कितने रुके, कितना कंट्रोल में रहे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा एक प्रयास करते हैं कि ऐसे पॉजिटिव माध्यम से, ऐसे शो के माध्यम से या अपने कर्मों के माध्यम से
पूरी पॉजिटिविटी कर पाएँ। बाकी 100% तो कुछ भी नहीं होता है, हम भी 100% पॉजिटिव नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करें लेकिन कुछ कमियां हम में भी होती है, लेकिन उसे दूर कर लेना चाहिए टाइम रहते, उसे जानना चाहिए कि ये मेरी कमी है, उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ सब सही है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है, मैं भी कुछ करता हूँ, फिर फीडबैक मिलता है, ये मैंने किया इससे तो ये हो गया, फिर उसमें सुधार करता हूँ। तो गलतियाँ करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसे टाइम से सुधार लेना वो ज़रूरी है। राइट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम गलती करें बट वही गलती दोबारा ना करें, अब नई गलती करें उसके बाद में। सो हमने अभी बात की अबाउट डिफरेंट रेस्क्यूज़, तो मुझे जानना है कि ये डिफरेंट रेस्क्यूज़ होते हैं तो ऑब्वियसली इसकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से आपको शेल्टर्स भी अलग अलग टाइप के बनाने पड़ते हैं। तो क्या डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर्स है आपके और कैसे आप हर शेल्टर को रन करते हैं? जी, जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं तो हमें नहीं पता होता है किस कैटेगरी के लोग मिलेंगे, उसमें सब आते हैं, बच्चे आ जाते हैं, सिंगल गर्ल्स आ जाती हैं, मेंटली चैलेंज लोग आ जाते हैं, होमलेस लोग आ जाते हैं, उसमें कोई भी कैटेगरी के लोग हमें मिल सकते हैं। तो कुछ संसाधन हमारे पास होते हैं, कुछ हमारे पास नहीं होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ में उतना ही वर्क करती है। काफ़ी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं कि जो बच्चा सिंगल है, अगर 18 से बिलो है तो आप उसको किसी शेल्टर में ऐसे रख नहीं सकते हैं। आपको वो जे एक्ट के अंदर आता है, तो आपको वो जिसका कोई पेरेंट्स नहीं है और बच्चा 18 से कम है तो वो गवर्नमेंट का बच्चा हुआ। तो आपको 198 को कॉल करके जो बच्चे का जो आपके वहाँ पे समाज सुरक्षा विभाग है उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको गवर्नमेंट को सौंपना पड़ता है, वहाँ पे उनका एजुकेशन सारी चीज़ें होती है। ऐसे ही एक नारी संरक्षण गृह होता है, ठीक है, वुमेन्स का, वो गवर्नमेंट का होता है कि कोई ऐसे अगर डिस्प्यूट या कुछ ऐसे चैलेंजिंग जिसके साथ कुछ हादसा हुआ हो या ऐसे सिंगल गर्ल्स है, सिंगल वुमेन है, तो उसको भी आपको उनको बता के और वहाँ पे करना पड़ता है। बाकी जो रेस्क्यूज़ हैं उसमें आपको पुलिस इंटीमेशन करना पड़ता है, जो आपके लोकल पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ से रेस्क्यू कर रहे हो तो उसको आपको बताना पड़ता है कि आप यहाँ से इस पर्सन को ले जा रहे हो। कल को उसका कोई नोन वहाँ ढूंढने आता है, कुछ भी होता है, या शेल्टर में जो भी लोग रहते हैं सबका पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि कोई उसको ढूंढ रहा हो या कुछ भी हो, किसी का डेथ होता है, कुछ भी होता है, तो उसका एक प्रॉपर पुलिस को बुला के एक पंचनामा करना पड़ता है कि इसका डेथ हुआ है, और एक पीएम करना पड़ता है इस रीज़न से हुआ है, क्योंकि कल को कुछ फैमिली आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसे हुआ क्या हुआ, तो डॉक्यूमेंटेशन भी है जो हमें गाइडलाइन में रह के काम करना पड़ता है। तो कुछ शेल्टर्स क्या होता है, हमारे यहाँ ओल्ड एज लोगों को रखने की फैसिलिटी हम रख लेते हैं। हमारे पास जो कुछ ऐसे मेंटली इल हैं जो कुछ नुकसान नहीं करते हैं, डिप्रेशन वाले हैं, तो वो लोग रह लेते हैं कि उनका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उग्र होते हैं जो कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं, तो फिर उनको प्रॉपर जो इन लोगों का जो होता है जहाँ पे मेंटली इन लोगों को रखा जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ऐसे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे उनको भेजना पड़ता है लेटर से कुछ दिन रख के। कुछ ऐसे वीमेंस होते हैं तो सखी वन स्टॉप सेंटर में भेजना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें को हमारे कोलैबोरेशन भी होता है कि हमारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उनको सॉल्यूशन कर दें। तो कुछ फैसिलिटी हमारे पास होती है, हम लोग फैमिली शेल्टर चलाते हैं, तो फैमिली रेस्क्यू करके रखते हैं। उसके बाद जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन है उनका रेस्क्यू करके रखते हैं। बाकी बच्चे जो 18 एबव है उनको रखते हैं, जो या फिर मदर के साथ अगर बच्चे हैं छोटे तो हम रख सकते हैं क्योंकि उनका पेरेंट्स प्रेजेंट है। तो ऐसे करके हम लोग इन्हीं सेक्टर्स में काम कर पाते हैं। तो आप एनिमल भी मैंने देखा था, एक डॉग का भी वीडियो था आपका जिसको आपने रेस्क्यू किया था। वो मतलब कहते हैं मेरा काम नहीं है, लेकिन अब कोई ऐसे दिखता है, संवेदना तो हर चीज़ से है, चाहे एनिमल्स हो या कहते अपने ये प्लांट्स हो या कोई भी चीज़ है जो लिविंग थिंग्स है जिनको तकलीफ हो रही है, उन हर चीज़ से अटैचमेंट है। तो वो दिखा तो उनके लिए भी किया और अभी भी करते हैं। अगर हमें कोई ऐसे डॉग्स दिखते हैं, कुछ दिखते हैं, तो चलो मैं नहीं लाता हूँ, मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट में तो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो उनको हम लोग उनको बोल देते हैं कि आप इस डॉग को ले जाओ या इसका रेस्क्यू कर लो, तो कर सकते हैं। कोई काऊ मिलता है तो उसके लिए हम जो गौशाला चला रहे हैं, काऊ के रिकवरी पे काम करते हैं, तो उनको कांटेक्ट करके करवा देते हैं। तो एक नेटवर्क बना हुआ है, तो चीज़ें हो जाती है, बस हमें थोड़ा सा समय डालना पड़ता है। और बाकी सब लोगों के लिए क्या है कि चलो किसी के आसपास है और मैं वहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, तो वो लोग वहाँ पे नियर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी भी होमलेस की कि भाई यहाँ पे 100 नंबर पर कॉल किया, यहाँ पे ये होमलेस है। थोड़ा आपको खड़े रहना पड़ेगा, मौजूद रहना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन के पास वहाँ के जितने नज़दीकी एनजीओ होते हैं, शेल्टर होम होते हैं, उसका डेटा होता है। तो वो लोग उसको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। बस ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती है, तो वो पहुँचे कि भाई आप, हमने इनको देखा है, आप इनको ले जाओ कोई एनजीओ में यहाँ के आप छोड़ दो। तो उसको लगेगा कि नहीं इसको पता है और हमें करना है, तो करेंगे। तो रास्ता हर चीज़ का होता है, बस हमें ढूंढना पड़ता है। तो हमारा टाइम, मैंने इसलिए कहा कि टाइम इम्पोर्टेंट इस चीज़ में है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें हेल्प करना है, हमें ओल्ड एज होम बनाना पड़ेगा, हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपको जानना पड़ेगा
कभी हमारे आसपास में ही चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता होता है। सो आप अभी हमने बहुत सारी बातें की है, बट मुझे जानना है कि आपका एक टिपिकल डे, आप जब हो शेल्टर में, तो आपका शेल्टर में एक टिपिकल डे कैसा जाता है? टिपिकल तो नहीं कह सकते, वो एक डे बहुत स्पेशल डे होता है और मैं सबसे ज़्यादा उसी पार्ट को मिस करता हूँ। वो जगह बोरिंग हो ही नहीं सकती। वहाँ पे जितना मज़ा आता है ना, सब कुछ है वहाँ पे। एक मिनी इंडिया है, क्योंकि हमारे सेक्टर में हर क्षेत्र के लोग हैं, बंगाल के, महाराष्ट्र के, यूपी बिहार के, सब जगह के लोग हैं। तो एक मिनी इंडिया है, मल्टीपल पर्सनैलिटी है, हर तरह के लोग हैं, सबका अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने 100-150 बच्चे हैं। तो यार इतना टाइम जो है वहाँ पे कैसे जाता है पता ही नहीं चलता है। सब चीज़ें सुबह से रात हो जाता है पता ही नहीं चलता है। वो तो मजबूरी है कि हमें काम करना होता है, दूसरी चीज़ें करनी होती है, अदर रेस्क्यू करने पड़ते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है कि उनके बीच में रहना, और उसका कोई वो नहीं है। उसमें सबसे ज़्यादा कितनी चीज़ें हम कर सकते हैं। लोग जो नहीं करते उनके लिए होता है कि हम क्या करें, जो करते हैं उनके लिए लगता है हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। लगता है यार बच्चे हैं, उनके साथ हम खेल सकते हैं, दादी है उनके साथ कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, उनको हम कुछ ऐसे गेम में इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को, ताकि उनका मन लगा रहे, वो ओवर थिंकिंग में नहीं जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब मैं बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, होती है। और मैं वही चीज़ अपनी टीम में देखना चाहता हूँ, और नहीं मिलता है तो थोड़ा सा निराश होते हैं, यार ये क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है, वो चाहता है कि हम उस चीज़ को अच्छे से करें। तो शेल्टर का रहने का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट है, वहाँ मैं ज़िंदगी भर रह सकता हूँ। घर से ज़्यादा मज़ा आता है, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। वो ही आपका घर हो गया है अब एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच तरुण जी, आज हमें इतना समय देने के लिए। मुझे पता है कि आपका समय कितना कीमती है, और आपने बीच में एक बात की थी अवार्ड्स के बारे में, सो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आई एम श्योर आपके जितने व्यूअर्स हैं ये चीज़ सोचते हैं, बट आज आपके साथ में सिर्फ इतना सा समय बिता के मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे अवार्ड्स कम हैं जो आप कर रहे हो उसके लिए, और भगवान करे कि आपको अवार्ड्स ही नहीं, आपको हर जगह पर वो रिकग्निशन मिले, वो ना आपका उस तरीके से आपका सम्मान हो, बिकॉज आप हम लोगों के, बहुत सारे लोगों के हिस्से का काम आप कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर आज मैं आपसे जितना इंस्पायर हुई हूँ यहाँ से, और ये सोच रही हूँ कि मैं और क्या कर सकती हूँ टू बेटर माई सोसाइटी, आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे लोग आज ये चीज़ सोच रहे हैं आपके साथ में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर। थैंक यू सो मच आंचल जी। और कहते हैं अवार्ड, सम्मान, ये सब इंसान का नहीं, काम का होता है। अपनी लाइफ को ही पीछे देखूं, पीछे भी यही तरुण मिश्रा था, यही शरीर था, सब कुछ था, तब चीज़ें नहीं थी, तो आज भी यही है। और जो कर्म, जो काम हम कर रहे हैं, ये बॉडी को आप रिप्लेस कर दोगे तो उसको भी वही मिलेगा, क्योंकि हमेशा कर्मों को पूछा जाता है। आज भी मैं 2 महीना बंद कर दूं तो फिर कहेंगे बस हो गया, इसका इतना ही था, पूरा कर लिया, शौक था, अवार्ड के लिए कर रहा था। तो जब तक आप करते रहते हो तब तक ही आपकी पूछ है, बैठने वालों की पूछ नहीं होती है। और वैसे भी कहावत है ना कि जब आदमी टूटता है, रुकता है, तो आदमी भगवान को भी बाहर रख के आ जाते हैं कि चलो भगवान टूट गए, घर में नहीं रखना चाहिए। तो इंसानों की क्या कदर है, तो अपने आप को टूटने नहीं देना होता है। किसी भी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग दिखना होता है, स्ट्रॉन्ग खड़े रहना पड़ता है, और सिचुएशन को ये समझना है कि हमारी ट्रेनिंग है। पर चुनौतियाँ आती हैं, जब हम भी करते हैं सब स्मूथ नहीं चलता, इतने प्यार से सब नहीं मिल रहा है, तो चैलेंजेस आते हैं। उस चैलेंजेस को हम ओवरकम करते हैं तो गॉड हमें नेक्स्ट स्टेप देता है कि नहीं, अब इसके अब दोबारा वो चैलेंज आता है ना, तो हम बहुत आसानी से डिसीजन ले लेते हैं। चाहे कोई भी किसी मुकाम पे पहुंचता है तो वो मुकाम पे इसलिए भी पहुंचा है क्योंकि उसने उतने ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना सीखा है। चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, तो हर किसी के ब्रेन की कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए चैलेंज आते हैं। और जहाँ तक रही अवार्ड, प्रशंसा, काफ़ी लोगों का ये भी कहना होता है कि ये तो नाम के लिए कर रहा है, ये तो प्रशंसा के लिए कर रहा है, इसको तो फेम मिल रहा है। तो उसमें मेरा जवाब होता है कि नाम, प्रशंसा, फेम वो तो तब मिला है जब उसने ये सब कर लिया है। बिल्कुल। जब वो कर रहा था तब तो उसको इससे वो लाखों कोसों दूर था, उसे पता भी नहीं था मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मिलता भी होगा। बहुत सारी चीज़ें सरप्राइजली मिली है। तो इसमें गॉड का होता है कि हमारा कुछ भी किया कुदरत में वेस्ट नहीं जाता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है। आज अगर मैं भी कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं किसी टाइम पे कर रहा था लोगों के लिए, मेरे को अच्छा लग रहा था, लेकिन भगवान ने देखा ये लोगों के लिए कर रहा था, तो इसको खाली हाथ कैसे छोड़े। तो बदले में आज वो मुझे प्रशंसा, वो फेम, वो प्यार, सब कुछ मुझे दे रहे हैं, और वो इस काम को मिल रहा है, इस काम की वजह से मिल रहा है, और वो उस चीज़ का परिणाम है। तो वो चीज़ उसके साथ आ रही है, तो उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। वो चीज़ प्रयोजना से आप कर भी नहीं सकते हो, वो अपने हाथ में नहीं होता है। और कोई भी चीज़ें, इसमें कोई चालाकी नहीं होती है, इसमें कोई होशियारी नहीं होती है, क्योंकि ये एक ओपन वो है। लोग तो अपने एनजीओ को सोशल मीडिया पर लाते नहीं है, दिखाते नहीं अपने, क्योंकि उनको डर होता है कि हम जितना दिखेंगे उतने ही हमारे लिए प्रॉब्लम भी तो है। क्योंकि आप जितना काम करो, लोगों को पता है हमारे वीडियो देखने वाले कौन नहीं है,
कितने IAS ऑफिसर, कितने IPS ऑफिसर, कितने लोग, कितने इंटेलिजेंट, मैं ही दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट हूँ कि मैं सबके वो समझा सकता हूँ। तो वो सब लोग हमारी वीडियो को बहुत बारीकी से घर में सो के जूम करके टीवी पे शांति से एक एक पॉइंट देखते हैं। हाँ। लोग एक एक बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस करते हैं कि आप किसी को पकड़ रहे हो, जो गंदे हैं, डर्टी हैं, तो आप उनको पकड़ रहे हो तो किस तरीके से पकड़ रहे हो, ऐसे पिंच करके पकड़ रहे हो कि पूरे हाथ से पकड़ रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा है। क्योंकि जब आपके अंदर इच्छा नहीं होगी ना, आप कोई गंदगी देखोगे तो आपका मुंह सिकुड़ जाता है। हाँ, लेकिन आपको गंदगी नहीं लगेगी तो आपको मुंह पे वो दिखेगा नहीं, तो वो सब उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें नेचुरल होती है और जो समझते हैं उनको पता चलता है, जो नहीं समझते हैं वो कुछ भी बोले। अब मैं तो चाहती हूँ कि आपकी बातें ख़त्म ना हो, बट हमारा शो होता है, उसे एंड भी करना पड़ता है। तो हम इस उम्मीद के साथ में इसे एंड कर रहे हैं कि दोबारा बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी और हम और बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे। बट अभी के लिए आई होप कि शेल्टर की ज़रूरत ना पड़े हमारे देश को, पर जब तक ज़रूरत है मैं प्रे करती हूँ कि आपके जैसे और लोग भी हमारे देश में बने। तो ऐसा क्या मैसेज है आपकी तरफ से उन और लोगों के लिए? बिल्कुल, शेल्टर होम, वृद्धाश्रम, ये हमारे लिए कोई प्राउड की वस्तु नहीं है और ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। मेरा पर्सनल मानना है कि हमारे देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं हो, क्योंकि मैं जिस मिट्टी से आता हूँ, गांव से आता हूँ, आज भी वहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ वर्ड होता है, वृद्धाश्रम भी होता है या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे रह सकते हैं। वो लोग अपने पेरेंट्स को रखते हैं, अपनी चीज़ों को रखते हैं और सोसाइटी, अगर किसी का नहीं भी है पेरेंट, तो सोसाइटी के 5 लोग उसका केयर करते हैं और यही हमारी प्राचीन भारत की व्यवस्था चली आ रही है। तो आज जो ये अर्बनाइजेशन हुआ है, हम लोग शहर में आए, ये सारी समस्याएं शहरों में ही देखने के लिए मिल रही है। तो हमें तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हम इतने भी वो नहीं हो जाएं कि हम बहुत चीज़ें पीछे छोड़ दें। और आज ये प्रॉब्लम सिर्फ गरीबी की नहीं हो गई है। होमलेस सिर्फ गरीब नहीं होता है, होमलेस कोई भी हो सकता है। जो दिमाग से हारा हुआ है, दिमाग से थका हुआ है, जो सारी चीज़ों से टूटा हुआ है, वो भी होमलेस हो जाता है। और कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि गरीब से ज़्यादा जो अमीर लोग हैं वो होमलेस होंगे, क्योंकि वो अपने लाइफ में सेटिस्फाई नहीं रहे। तो संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जो ज़िंदगी मिली है उसमें खुश रहिए, जो चीज़ आपके पास है उसकी कदर करिए, अपने परिवार की, अपने आसपास लोगों की, सबकी कदर कीजिए और अपने लाइफ से संतुष्ट रहिए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये मान के ज़िंदगी जिए। नहीं तो अगर आप दिखाने और देखने और दूसरे से तुलना करने में रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। अमीरी, गरीबी, अच्छा बुरा, ये सब कंपेटिबल वर्ड है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि अमीरी मतलब ये, अच्छा मतलब ये सारी चीज़ें कंपैरिजन में होती है। आप कभी भी सबसे अमीर नहीं बन सकते, कभी भी सबसे खुश नहीं बन सकते, कभी भी सबसे अच्छे नहीं बन सकते। तो फिर क्यों इस कंपटीशन में भाग ले रहे हो? वेरी ट्रू। तो एक्चुअली गौर गोपाल दास जी की एक बात है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो चीज़ सोचूं भी अपने लाइफ में कि खुशी, अगर आप खुश हो ना, आपको खुश रहना है, तो वो कीमती नहीं है, उसमें आपको बहुत पैसे नहीं लगेंगे, आप आसानी से खुश रह सकते हो। कोई भी खुश रह सकता पर है। अगर आप खुश हो या आपको लोगों को दिखाना है ना, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। डेफिनेटली, मैं जैसे आपको बताया, मेरा रिसर्च माइंडसेट है। मैं जब रोड पे जाता हूँ ना, तो मैं एक फैमिली को देखता हूँ, बड़े वो प्लास्टिक के घर बना रखे हैं, वहाँ पे वो 4 फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, ईंट का चूल्हा बनाया है, खाना बना रहे, सब में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, हस्बैंड वाइफ से हंसी मजाक चल रहा है, बच्चे वहाँ पे खुश हैं, खाना बना रहे, वहीं पड़ोस से खा रहे हैं, बड़ा पारिवारिक लगता है माहौल। वहीं मैं बहुत सारे अभी बड़े बड़े जगहों पे भी जाता हूँ, अच्छे अच्छे बंगलोज में जाता हूँ, देख रहा हूँ बंगले तो बहुत बड़े हैं, लेकिन परिवार में कोई एक दूसरे से मुंह भी नहीं मिला रहा है। हम जाते हैं, एक ने किसी ने बुलाया तो वो कोई सीढ़ी से उतर के स्पीड में भाग रहे थे, देखो देखो तरुण जी आए, अच्छा 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 जी नमस्ते, निकल गए। उनको कोई अपनापन, कोई बॉन्डिंग, और वो परिवार में शायद ही ऐसा मोमेंट होता है जब वो साथ में दिखते हैं। तो कौन ज्यादा अमीर है वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, बाकी ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कोई अमीर है या गरीब है। जो मन से खुश है वो सबसे ज़्यादा खुश है। वाओ। सो ऑन दैट हैप्पी नोट हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोल रहे हैं आज के दिन के लिए। और हमारे शो का एक फॉर्मेट है, हम किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते यहाँ से। सो दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द टीम। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज एंजॉय कीजिएगा। क्या है इसमें? बहुत कुछ है इसमें। चलिए, अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दिखा दूं कि नहीं दिखाऊं? दिखा भी सकते हो, आपकी मर्जी। ओह, चलो, अपने खाने पीने का, मेरे शरीर को देख के दीदी को लगा कि इन्हें खाने पीने की जरूरत है। जी नहीं, मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि और लोगों को भी खाना पीना देना चाहिए। थैंक यू सो मच। और मिलते रहेंगे, Yes, ये तो चलता रहेगा, बाकी वैसे भी मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू। वेरी मच।